बड़े प्यारे प्यारे से बच्चे हैं भाई। इंग्लिश मीडियम हिंदी? अरे वाह, दिल खुश कर दिया। देखो, पढ़े तो हम सारी चीजें, पर कैसे पढ़ना होता है उसके बारे में जानते हैं ना। क्या गलतियां कर रहे थे, देखो कुछ तो बदलाव लाना पड़ेगा। अगर आगे बढ़ना है तो कुछ तो बदलाव, वो बदलाव क्या लाना है, पढ़ने का तरीका कैसा होना चाहिए। पहले तो आप में से कितने लोग ऐसा मानते हैं कि बायोलॉजी रटने का सब्जेक्ट है? कतई नहीं है। मानता है? हाँ हाँ, बोल बोल। साइंस है, ऐसी साइंस है जिसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स भी इन्वॉल्व होती है। बिना केमिस्ट्री के और बिना फिजिक्स के बायोलॉजी समझना बहुत मुश्किल है। हालांकि आपके लेवल पर बहुत ज्यादा केमिस्ट्री के और फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स बायोलॉजी में अप्लाई नहीं होते, फिर भी केमिस्ट्री के कुछ हद तक हो जाते हैं। जहां पर आप इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ते हो, कोई भी आयन है, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, चाहे आप कोई भी बायोमॉलिक्यूल पढ़ते हो, चाहे वो प्रोटीन है, पॉलीपेप्टाइड है, या फिर वो कोई कार्बोहाइड्रेट है, या फिर कोई न्यूक्लिक एसिड है, उस पर चार्ज कितना है, एसिडिक नेचर का है कि बेसिक नेचर का है। बॉन्ड्स की नॉलेज होना जरूरी है। डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। कहीं ना कहीं छोटे छोटे इनपुट्स आते रहते हैं। और अगर हार्डकोर बायोलॉजी की बात करें तो वो भी रटने का सब्जेक्ट नहीं है। कुछ टॉपिक्स छोड़ दो, कुछ टॉपिक्स में आपको जो इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स होते हैं, लाइक एनिमल किंगडम, अच्छा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात कर रहा है ये, एनिमल किंगडम हो गए, उसके एग्जांपल्स हो गए, और प्लांट डाइवर्सिटी हो गई, इसके अलावा प्लांट एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी, इनमें एग्जांपल्स याद करने के होते हैं। नो डाउट याद करने पड़ेंगे, लेकिन उसको भी याद करने का एक पैटर्न होता है। पहले उनके सबके डिफरेंसेस को, उनके फीचर्स को समझा जाता है। एक उसकी क्या बनानी पड़ती है, सीक्वेंस बनानी पड़ती है। उसके बाद जब आप उन्हें याद करते हो तो आपको जो फोटोजेनिक मेमोरी होती है वो अच्छे से क्रिएट होती है। तो एक नियम बना लेना, सबने एनिमल किंगडम पढ़ा हुआ है, हम भी पढ़ेंगे क्लास में। यानी फिलहाल क्या करना है, आप जब भी अपना 1-1.5 घंटे का कोई भी सेशन पढ़कर उठते हो, सपोज आप फिजिक्स पढ़ के 1-1.5 घंटे बाद उठ रहे हो, ब्रेक लेते हो ना 10-15 मिनट का, तो फटाफट 1-2 फाइलम जो भी आपको, जैसे पोरिफेरा और सिलेंट्रेटा, उसके फीचर्स पढ़ डालो, उसके एग्जांपल्स पढ़ डालो। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बस रीड कर दो। कितने मिनट लगे? 2 से 3 मिनट। फिर जैसे ही अगला ब्रेक लोगे, अगले 2 फाइलम पढ़ डालो। फिर जैसे ही अगला ब्रेक लोगे, 2 फाइलम। एक दिन में 5-6 फाइलम डेली आ रहे हैं, तो बताना जरा नीट तक कितनी बार आ जाएंगे। और उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं क्या हम? ऐसे याद हो जाएंगे कि आधी रात को नींद में से, गहरी नींद में से उठा के भी कोई एग्जाम्पल पूछेगा ना, याद आ जाएगा। और जबकि हमने उसके लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं किया। हम बैठ के रट नहीं रहे हैं, हम बस एक बार रीड कर दे रहे हैं। हम बहुत ज्यादा ब्रेन को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, बस एक बार रीड करके छोड़ दिया, दिमाग ही नहीं लगाया ज्यादा। जब आप बार बार ऐसा करने लग जाओगे तो ऐसे जो भी टॉपिक्स हैं, लाइक जो मैंने एग्जांपल्स दिए थे, एनिमल किंगडम, प्लांट डाइवर्सिटी, प्लांट एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी, जिसमें एग्जांपल्स याद करने के होते हैं, जिसके अंदर फैक्ट्स याद करने के होते हैं, उनको ऐसे ही रिवाइज किया जाता है। अब रही बात रिमेनिंग चैप्टर्स की, जहां फिजियोलॉजी आ गई, जहां जेनेटिक्स आ गई, वो चैप्टर्स क्या हो जाते हैं? कॉन्सेप्चुअल। जैसे मैं आपके सामने बोर्ड पर एक एग्जांपल लिखता हूं, RBC, और यहीं से एक रिलेटेड शब्द आता है हीमोग्लोबिन, आओ ना। अब मुझे एक बात बताओ, आपने जितना भी पढ़ाई करी है, 11th भी आपने पढ़ रखा है, 12th भी पढ़ रखा है, दोनों की एनसीईआरटी पढ़ रखी होगी। आप में से ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं जो 12th क्लास करके अपने होम टाउन से सीधा यहाँ पर आए ना? ऐसे बच्चे भी बताओ ना। ओके, लेकिन फिर भी आपने 11th 12th किसी स्कूल में पढ़ी होगी, वहां आपने एनसीईआरटी तो एक बार रीड करी ही होगी, बोर्ड एग्जाम भी दिए होंगे तो एनसीईआरटी पढ़ते ही हैं। मुझे बताओ, ये आरबीसी जो वर्ड है, आप कौन कौन से चैप्टर से लिंक कर सकते हो, कहां कहां इसका जिक्र होता है? एक एग्जांपल मैं देता हूं, एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू में आप कहां पढ़ते हो आरबीसी, बताना जरा। आरबीसी फॉर्म कहां होती है? आरबीसी का प्रोडक्शन कहां होता है? रेड बोन मैरो कहां पर होता है? और रेड बोन मैरो कहां पाई जाती है? बोन्स में। तो एनिमल टिश्यू में जब आप बोन्स के स्ट्रक्चर और बोन्स के टाइप्स पढ़ते हो तो आप सीखते हो कि एक स्पेशल टाइप की बोन्स होती है हमारी बॉडी में, स्पॉन्जी बोन्स। कौन सी? उनमें पाई जाती है रेड बोन मैरो। अच्छा, कॉम्पैक्ट बोन्स भी होती हैं। कॉम्पैक्ट बोन्स के अंदर होती है येलो बोन मैरो, जिसमें भरा होता है व्हाइट फैट।
उसमें आरबीसी प्रोड्यूस नहीं होती। आरबीसी प्रोड्यूस केवल कहां होगी? रेड बोन मैरो में। और रेड बोन मैरो कहां होती है? केवल स्पॉन्जी बोन्स में। अब ये स्पॉन्जी बोन्स क्या होती हैं, कैसे स्ट्रक्चर है, कहां कहां पाई जाती है, ये तो हम आगे सीखेंगे, क्योंकि चैप्टर ही हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, एनिमल टिश्यू। लेकिन जैसे ही मैंने वर्ड यूज किया आरबीसी, तो हमको ये समझ में आया कि आरबीसी ब्लड की क्या है? एक कॉर्पसल, रेड ब्लड कॉर्पसल, जिसमें एक रेड कलर का पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। इस आरबीसी का प्रोडक्शन कहां पर होता है? रेड बोन मैरो। अब चाहे ब्लड की कोई भी कॉर्पसल हो, चाहे डब्ल्यूबीसी हो, चाहे प्लेटलेट, सभी का प्रोडक्शन कहां होता है? रेड बोन मैरो। क्योंकि रेड बोन मैरो में क्या पाई जाती हैं? हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स, जिनके डिवीजन से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है। तो जैसे ही मैंने एक वर्ड लिखा आरबीसी, तो हमारा दिमाग एनिमल टिश्यू वाले चैप्टर पर गया कि नहीं गया? जाना चाहिए, क्योंकि वहीं पर सिखाया जाता है कि आरबीसी का प्रोडक्शन कहां होता है। चलो, और कौन सा चैप्टर दिमाग में आता है आरबीसी का नाम सुनते ही? बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, क्योंकि डिटेल में ब्लड का कंपोजिशन आपको इसी चैप्टर में सिखाया जाता है। क्या पढ़ते हो कि ब्लड के अंदर 55% क्या होता है? प्लाज्मा, जिसे आप कहते हो मैट्रिक्स। 45% क्या होता है? फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जिसमें आते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अभी कोई कुछ नहीं लिखेगा, अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है, चैप्टर तो हम स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर बाद, एनिमल टिश्यू। अभी मैं आपको सिखा रहा हूं कि कैसे आपको अपने दिमाग को तैयार करना है। तो सीधी सी बात है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में जब आप ब्लड का कंपोजिशन पढ़ते हो, उसमें ब्लड में जब आप फॉर्म्ड एलिमेंट्स पढ़ते हो, तो उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट सभी का जिक्र होता है। ठीक है, और कौन सा चैप्टर जिसमें आरबीसी और हीमोग्लोबिन का जिक्र आ जाएगा? ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज। यहां क्यों जिक्र आ रहा है इसका? क्योंकि जब आप गैसियस ट्रांसपोर्टेशन पढ़ते हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो चाहे ऑक्सीजन, दोनों का ट्रांसपोर्टेशन करने में कौन हेल्प करता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन कहां पाया जाता है? आरबीसी में। पक्की बात? तो इस चैप्टर के अंदर भी जिक्र आएगा किसका? आरबीसी और हीमोग्लोबिन का। और बताओ, बायोमॉलिक्यूल्स। क्या? अगर आप हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर देखोगे, तो हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर क्या होती है? 4 ग्लोबिन चेन। क्या होती है? जो होती है पॉलीपेप्टाइड, यानी प्रोटीन चेन्स। जैसे आपको एग्जांपल के लिए बोलता हूं, एक हीमोग्लोबिन होता है हीमोग्लोबिन टाइप 1, एडल्ट हीमोग्लोबिन टाइप 1। इसके अंदर 2 अल्फा ग्लोबिन चेन होती हैं और 2 बीटा। जब आप इसकी स्ट्रक्चर देखोगे, तो ये मैंने एक ग्लोबिन चेन बनाई, ये दूसरी ग्लोबिन चेन बनाई, ये तीसरी ग्लोबिन चेन और ये 4 ग्लोबिन चेन। ये चारों की चारों अलग अलग ग्लोबिन चेन्स हैं। इनमें से 2 क्या हैं? अल्फा। तो एक को लिख दिया अल्फा 1, एक को लिख दिया अल्फा 2, एक को लिख दिया बीटा 1, एक को लिख दिया। ये सब चारों की चारों क्या है? पॉलीपेप्टाइड चेन। अब पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होती है? अमाइनो एसिड की चेन। इतना तो जानते हैं। जब अमाइनो एसिड जुड़ते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं, बहुत सारे अमाइनो एसिड होते हैं। कितने टाइप के अमाइनो एसिड हमारी बॉडी के अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनाते हैं? 20। अरे 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड्स याद हैं? कुछ तो नाम याद होंगे, कुछ एक आध नाम बताओ अमाइनो एसिड्स के। मेथियोनिन, सबसे स्टार्ट वाला ही बता दिया इसने, मेथियोनिन और ग्लाइसिन और एलेनिन और ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड। ऐसे टोटल कितने हैं? 20। हाँ, इसमें से आप आगे पढ़ोगे कि कुछ एसेंशियल होते हैं, कुछ नॉन एसेंशियल होते हैं, वो सब आगे की कहानी है। लेकिन इतना तो जानते हैं, अमाइनो एसिड, जब यही अमाइनो एसिड जुड़ते चले जाते हैं तो एक लंबी क्या बन जाती है? पॉलीपेप्टाइड चेन। और उसी पॉलीपेप्टाइड चेन से क्या बनता है? कोई ना कोई प्रोटीन मॉलिक्यूल। ये चारों की चारों जो ग्लोबिन चेन है हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में, 2 अल्फा और 2 बीटा, ये चारों पॉलीपेप्टाइड चेन है। अब आप कहोगे सर, जब ये चारों पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो चारों में डिफरेंस क्या है? 2 तो सेम हो गई ना, अल्फा 1 और अल्फा 2, ये तो दोनों अल्फा चेन्स हैं, ये तो बिल्कुल सेम होंगी। और ये दोनों बीटा सेम होगी, लेकिन अल्फा और बीटा अलग होगी। तो क्या डिफरेंस आ जाएगा? थोड़ा सा मॉलिक्यूलर वेट का फर्क आ जाएगा, थोड़ा सा टाइप ऑफ अमाइनो एसिड का फर्क आ जाएगा, थोड़ा सा टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड का डिफरेंस आ जाएगा। थोड़े थोड़े चेंज आ जाएंगे ना अलग अलग टाइप की पॉलीपेप्टाइड चेन में। भाई अलग अलग टाइप की पॉलीपेप्टाइड चेन में डिफरेंस किस बात का होता है? सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड, टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड और फाइनली मॉलिक्यूलर वेट। अब अगर आप हीमोग्लोबिन पढ़ते हैं तो बायोमॉलिक्यूल से ये लिंक आ रहा है कि नहीं? क्या? पॉलीपेप्टाइड चेन। अब आपको ये सीखना पड़ता है कि किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन में अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर क्या होती है? अरे एक जनरल स्ट्रक्चर ये होती है ना, ये एक अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर है। इसमें से क्या होता है? ये आर क्या है?
साइड चेन। देखो ये जो स्ट्रक्चर है ये तो हर अमीनो एसिड में क्या होगी, सेम। ये कार्बन है, उस पर एक तरफ क्या जुड़ा हुआ है, अमीनो ग्रुप, एक तरफ क्या जुड़ा हुआ है, कार्बोक्सी ग्रुप। तो फिर अलग अलग अमीनो एसिड में डिफरेंस किस बात का होता है, इसका। आर का मतलब क्या है, साइड चेन। तो जो 20 टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं उनमें डिफरेंस इसी आर का होता है, साइड चेन का डिफरेंस होता है। तो अब आप लोग सीखेंगे कि जब ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ते चले जाएंगे, जुड़ गए, तो बताओ इस वाले अमीनो एसिड का कार्बोक्सी ग्रुप इधर वाले अमीनो एसिड के कौन से ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाएगा। यस, इधर ये दूसरा अमीनो एसिड आ गया और इधर क्या आ गया, NH2। तो बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है, कार्बोक्सी और अमीनो ग्रुप के बीच में। अब बताना, इससे आगे एक और अमीनो एसिड आएगा, तो इसका कार्बोक्सी अगले वाले के, फिर इसका कार्बोक्सी अगले वाले के, ऐसे लंबी चेन बनती चली जाएगी अमीनो एसिड्स की। तो मुझे एक बात बताओ, इस अमीनो एसिड के कितने एंड होंगे, 2 एंड होंगे। इस एंड पर जो अमीनो एसिड होगा उसका कौन सा फंक्शनल ग्रुप फ्री होगा, अमीनो ग्रुप। और जो इस एंड पर अमीनो एसिड होगा उसका कौन सा फंक्शनल ग्रुप फ्री होगा। तो अगर मैं बोलता हूं कि किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन के 2 एंड होते हैं, एन टर्मिनस और सी टर्मिनस, मतलब समझ जाओगे क्या मतलब, समझे। यस, एक तरफ का अमीनो एसिड जिसका अमीनो ग्रुप फ्री है, पॉलीपेप्टाइड चेन के इस एंड को क्या बोलेंगे, एन टर्मिनस। उस वाले अमीनो एसिड एंड पर कौन सा फ्री है फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सी। तो कार्बोक्सी से सी, तो दैट इज सी टर्मिनस। और ये बात केवल इस पॉलीपेप्टाइड चेन पे ही अप्लाई होगी या यूनिवर्सली सभी पॉलीपेप्टाइड चेन पे अप्लाई होगी। अब जैसे आप लोग क्या पढ़ते हो, ब्रीथिंग एंड गैसियस एक्सचेंज में कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन पर जुड़कर ट्रांसपोर्ट होती है, कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन पर जुड़कर भी ट्रांसपोर्ट होती है। तो वहां पर एक कंपाउंड बनता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। क्या, तो अगर आपको बेस अच्छे से क्लियर है कि हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, 4 ग्लोबिन चेन, चारों की चारों क्या हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन। चारों अगर पॉलीपेप्टाइड चेन है तो चारों के अंदर क्या होगा, एन टर्मिनस यानी अमीनो टर्मिनस, और उसी अमीनो टर्मिनस पर क्या जुड़ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बन जाता है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। तो अगर आपको इतना बेस क्लियर है तो आप जब गैसियस एक्सचेंज और ट्रांसपोर्टेशन पढ़ोगे तो आपको वो चीजें समझने में क्या हो जाती है, आसानी। तो मैं आपसे जस्ट एक बात बोल रहा हूं, मैंने तो केवल बोर्ड पे एक टॉपिक लिखा था, क्या, आरबीसी, उसके अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन, और यही आरबीसी और इसका हीमोग्लोबिन कितने डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर लिंक हो रहा है। एनिमल टिश्यू में इससे संबंधित अलग जानकारी दी गई, फिर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में अलग जानकारी की ब्लड में ये कितना % होती है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, एनीमिया क्या होता है। आरबीसी का नंबर अगर कम हो जाए जरूरत से ज्यादा तो क्या हो जाता है, एनीमिया। अब वो एनीमिया मैक्रोसाइटिक हो सकता है, माइक्रोसाइटिक हो सकता है, इस तरह की सारी जानकारी कौन से चैप्टर में आती है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज में किस तरीके से हीमोग्लोबिन ऑफ द आरबीसी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है ना। फिर इसी तरह से बायोमोलिक्यूल के अंदर क्या बताया जाता है कि भाई हीमोग्लोबिन क्या है, एक हीम पोरफायरिन मॉलिक्यूल, जिसमें आप 2 चीजें देखोगे, एक है हीम पोरफायरिन, भाई हीमोग्लोबिन 2 चीजें है ना, हीम और ग्लोबिन। ये क्या बनाया मैंने, अभी क्या बनाया मैंने, अभी तो केवल 4 ग्लोबिन चेन बनाई है, अभी इसमें किसकी कमी है, हीम पोरफायरिन की, जो कि Fe+2 यानी फेरस का क्या होता है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। तो ये जो आपको दिख रही है सेंटर में पॉकेट सी, हर ग्लोबिन चेन के सेंटर में क्या है, एक पॉकेट, इसी पॉकेट में कौन रखा हुआ होता है, हीम पोरफायरिन, और हर हीम पोरफायरिन के सेंटर में क्या होता है, Fe+2। इसकी डिटेल्ड स्ट्रक्चर आगे समझाऊंगा मैं, जब आरबीसी और हीमोग्लोबिन की डिटेल्ड स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा, कौन से चैप्टर में, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में। लेकिन आपको इतनी जानकारी हो गई होगी कि हर ग्लोबिन चेन के सेंटर में क्या है, एक हीम पॉकेट, ये दिख रही है हीम पॉकेट, और सभी हीम पॉकेट में क्या रखा हुआ है, एक हीम पोरफायरिन। जो स्ट्रक्चर इस हीम पोरफायरिन की होगी वही स्ट्रक्चर इस हीम पोरफायरिन की होगी। तो अगर मैं आपको एक हीम पोरफायरिन की स्ट्रक्चर बनाकर समझा दूं तो आपको पूरी हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगी कि नहीं। तो आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि किस तरह से O2 यानी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल उस हीम पोरफायरिन के Fe+2 पर बाइंड होकर ट्रांसपोर्ट होता है, यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। मैंने कहा था ना, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों के ट्रांसपोर्टेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कौन, हीमोग्लोबिन। कार्बन डाइऑक्साइड कहां जुड़ी थी हीमोग्लोबिन के, ग्लोबिन चेन के अमीनो टर्मिनस पर, और ऑक्सीजन कहां जुड़ती है,
हीम पोरफायरिन के Fe+2 पर, यानी फेरस आयन पर। अगर आपको हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर ही नहीं पता है कि ग्लोबिन चेन क्या होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होती है, हीम पोरफायरिन क्या होता है, आपको बायोमोलिक्यूल की बिल्कुल जानकारी नहीं है, तो क्या आप ब्रीदिंग और गैसियस एक्सचेंज में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से हीमोग्लोबिन करता है समझ पाओगे? अगर मैं आज पहला ही चैप्टर क्या स्टार्ट कर देता, ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज क्या, और मैं आपको सीधा ले जाता कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन पे, क्योंकि उस चैप्टर में आता, और मैं आपको सीधा बोलता कि देखो ये आई कार्बन डाइऑक्साइड, ये आई कार्बन डाइऑक्साइड, ये जुड़ गई हीमोग्लोबिन पे, मजा आता? संतुष्टि जरूर मिल जाती। देखो संतुष्टि एक अलग चीज है, संतुष्टि तो मैं आपको कुछ भी पढ़ा के दे दूंगा, है ना, वो तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं यहां पर कैसा प्रेजेंटेशन कर रहा हूं। ये आई कार्बन डाइऑक्साइड, ये आई कार्बन डाइऑक्साइड, ये जुड़ गई कार्बन डाइऑक्साइड, तेरे को मजा आ रहा हो क्या, सही मूवी चल रही। लेकिन बेटे इससे एक बात याद रखना, इससे जीवन में कुछ हासिल, प्लेसिबो इफेक्ट क्या है ये? देखो कई बार क्या होता है, हम पेशेंट को ऐसी दवाई दे देते हैं जिससे कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी उसका सिर दर्द ठीक हो जाता है। एक पेशेंट के सिर में दर्द हो रहा था, मतलब आया आपके पास कोई मेडिसिन नहीं है, आपने कोई ऐसी गोली पकड़ा दी उसको जिसमें कुछ भी नहीं है, विटामिन सी है मान लो, क्या है ये, चूज ले जाए इस गोली को, वो सिर दर्द की दवाई है क्या? नहीं। आपने पेशेंट को क्या दी? विटामिन सी, उसको नहीं पता पेशेंट को, आपने तो उसको ये बोल के दी कि सिर दर्द की दवा है, पेशेंट ने, और फिर थोड़ी देर बाद हाँ साहब आराम आ रहा है, क्योंकि आपने सिर दर्द की दवाई तो दी ही नहीं। इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? प्लेसिबो इफेक्ट। क्या? लेकिन पढ़ाई में वो प्लेसिबो इफेक्ट कारगर नहीं है, तुम्हें ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी हर मोमेंट पर कि ये चीज मुझे नहीं आती, और उसके साथ स्ट्रगल करना पड़ेगा। मैं तुम्हें प्लेसिबो इफेक्ट भी दे सकता हूं और मेरी एनर्जी कम खर्च होगी। आप सोचो, अगर मैं आपको कम एक्सप्लेनेशन के साथ ही प्लेसिबो इफेक्ट दे दूं तो इसमें ज्यादा एनर्जी किसकी बच रही है? मेरी। तुम सोच रहे हो तुम्हारी भी बचेगी, तुम्हारा तो करियर खराब हो रहा है, मेरी क्या बच रही है? एनर्जी। हमें वो सब नहीं करना है, हमें बिल्कुल लॉजिकल वे में चीजों को इंटरलिंक करके समझना है। समझ पा रहे हैं? देखो कहां कहां से हमने आरबीसी को लिंक कर दिया। और बताओ और कौन से चैप्टर के साथ लिंक कर सकते हो? यस, वेरी गुड, जेनेटिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। जेनेटिक्स एक चैप्टर आता है जिसके अंदर कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर जो आरबीसी और हीमोग्लोबिन से रिलेटेड होते हैं। किसी जीन डिफेक्ट की वजह से हीमोग्लोबिन, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हीमोग्लोबिन में क्या है? ग्लोबिन चेन। ग्लोबिन चेन क्या है? पॉलीपेप्टाइड चेन। और डेफिनेटली उस पॉलीपेप्टाइड चेन का कोई ना कोई क्या होगा? जीन, किसी ना किसी क्रोमोसोम पर। अब मान लो ग्लोबिन चेन के किसी जीन में डिफेक्ट हो जाए तो ग्लोबिन चेन खराब बनेगी या नहीं बनेगी? और फाइनली अगर ग्लोबिन चेन खराब बनेगी या कम बनेगी या नहीं बनेगी तो अल्टीमेटली डिफेक्टिव कौन बनेगा? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव बनेगा तो आरबीसी कैसी होगी? डिफेक्टिव। और ऐसे डिफेक्टिव आरबीसी को कौन डिस्ट्रॉय कर देगा? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कौन होती है? स्प्लीन। तो ऐसे कुछ डिसऑर्डर्स के नाम पता है आपको? बाई चांस सुने हो तो? थैलीसेमिया, सिकल सेल एनीमिया। तो अब एक बात बताओ, अगर आप हीमोग्लोबिन आरबीसी के बारे में नहीं जानते ढंग से तो क्या आप कभी भी इन जेनेटिक डिसऑर्डर्स को, थैलीसेमिया और सिकल सेल एनीमिया को, कभी ढंग से समझ पाओगे? नहीं समझ पाओगे। चलो और बताओ कौन से चैप्टर के साथ लिंक होता है? यस, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में कहां लिंक होता है? मलेरिया। मलेरिया में आप जानते हो कौन से प्रोटोजोन की वजह से मलेरिया होता है? प्लाज्मोडियम। और ह्यूमन बॉडी में प्लाज्मोडियम जो पैरासाइट है वो कौन कौन सी सेल्स में एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है? लिवर की हेपेटोसाइट सेल्स में और दूसरा आरबीसी में। जब आरबीसी के अंदर प्लाज्मोडियम एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो एक सर्टेन टाइम के बाद वो आरबीसी को क्या कर देता है? डिस्ट्रॉय। अब दो बातें देखो क्या क्या चीजें लिंक होने वाली हैं। आरबीसी के अंदर जब प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई करता है तो वो हीमोग्लोबिन पर फीड करता है। किस पर? वो हीमोग्लोबिन के ग्लोबिन को तो खा जाता है, तो बच क्या जाता है? हीम पोरफायरिन। और उसी हीम पोरफायरिन से एक मेटाबोलाइट बनता है आरबीसी के अंदर जिसे कहते हैं हीमोजॉइन। क्या? और जब आरबीसी डिस्ट्रॉय होती हैं तो वो हीमोजॉइन भी रिलीज होता है।
और उसी हीमोजॉइन की वजह से मलेरिया में क्या आता है, हाई ग्रेड फीवर विद चिल्स। अब दूसरी बात, क्योंकि एक सीवियर केस ऑफ मलेरिया में आरबीसी का डिस्ट्रक्शन क्या होगा, ज्यादा, तो आपको नहीं लगता इस पेशेंट के अंदर एनीमिया हो जाएगा? डिस्ट्रॉयड आरबीसी की ग्रेवयार्ड कौन है, स्प्लीन, तो आपको नहीं लगता सीवियर मलेरिया के केस में स्प्लीन का साइज बढ़ जाएगा? तीसरी बात, आरबीसी के डिस्ट्रक्शन से हीमोग्लोबिन के मेटाबॉलिज्म से एक और येलो कलर का पिगमेंट बनता है जिसे बोलते हैं बिलिरुबिन। क्या? तो उस बिलिरुबिन की मात्रा भी बढ़ जाएगी, और बिलिरुबिन जब ब्लड के अंदर एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाता है तो हो जाता है जॉइंडिस। क्या? ये सब चीजें किससे लिंक कर पा रहे हो? अब मुझे एक बात बताओ, हमारी बॉडी में जो आरबीसी हैं उनका लाइफ स्पैन कितना होता है? 120 डेज। सभी जानते हैं इस बात को? जो भी आरबीसी आज बनेगी हमारे रेड बोन मैरो में, वो आज से 120 डेज बाद क्या हो जाएगी, अपने आप खत्म। तो बहुत सारी आरबीसी आज भी ऐसी होंगी मेरे शरीर में जिनका लाइफ स्पैन आज पूरा हो गया होगा। तो क्या आज मेरे शरीर में आरबीसी डिस्ट्रॉय होंगी? होंगी। जब वो आरबीसी डिस्ट्रॉय होंगी तो उन आरबीसी के हीमोग्लोबिन से क्या बनेगा, येलो कलर का पिगमेंट, दैट इज बिलिरुबिन। इस बिलिरुबिन का क्या होगा, ये तो एक्सक्रीटरी मेटाबोलाइट है, इसे बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत बिलिरुबिन तो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है, इसलिए यूरिन का कलर कैसा होता है, थोड़ा सा येलोइश पेल। थोड़ा भी यूरिन गाढ़ा होता है, कैसा रंग हो जाता है उसका, येलोइश पेल। थोड़ा सा तो बिलिरुबिन वहां से बाहर निकल गया। और मैक्सिमम बिलिरुबिन कहां से बाहर निकलता है? मल यानी फीकल मैटर यानी स्टूल। समझ गए कैसे निकलता है बाहर? हमारे ब्लड में जो भी बिलिरुबिन आरबीसी के डिस्ट्रक्शन की वजह से बनता है उसे लिवर की सेल्स ट्रैप करती हैं। कौन ट्रैप करती है? और आपको पता है कि लिवर की हिपेटोसाइट सेल से एक जूस प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है बाइल जूस। तो फाइनली लिवर की हिपेटोसाइट सेल्स बाइल जूस बनाते समय ब्लड से जो उसने बिलिरुबिन ट्रैप किया था उसको बाइल जूस में डाल देती। अब बाइल जूस कहां जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। आपको पता है बाइल जूस गॉल ब्लैडर की मदद से डाइजेशन के समय किसके साथ जाके मिक्स हो जाता है? फूड के साथ। कहां पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और आपको पता है उसी फूड से आगे क्या बनता है? फीकल मैटर। तभी तो फीकल मैटर का कलर कैसा होता है? येलोइश। क्यों? क्योंकि उसमें बाइल है। बाइल येलोइश क्यों है? क्योंकि उसमें बिलिरुबिन है। और ये बिलिरुबिन किसने ब्लड से निकालकर बाइल में डाला? लिवर की हिपेटोसाइट सेल्स ने। तो एक नॉर्मल प्रक्रिया है, हमारी बॉडी के अंदर डेली आरबीसी मरती हैं, डेली थोड़ा बहुत बिलिरुबिन बनता होगा और उसे यूरिन और बाइल के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन अगर इसी बिलिरुबिन की मात्रा हमारे ब्लड में एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाए तो क्या होगा? मान लो हमारे ब्लड में बिलिरुबिन की मात्रा जरूरत से बहुत ज्यादा बढ़ गई तो क्या होगा? यस, वो बिलिरुबिन हमारी बॉडी के टिश्यूज में डिफरेंट डिफरेंट जगह जाकर डिपॉजिट होने लगेगा, जिसकी वजह से हमारी टिश्यूज येलोइश डिस्कलरेशन शो करेंगी और इसी को क्या कहते हैं? जॉइंडिस। अब मुझे बताओ, हाइपर बिलिरुबिनेमिया, क्या अभी से नींद आ रही है? नींद नहीं आनी चाहिए, और नींद आ भी जाए पर सोना नहीं। देखो एक बात बोलता हूं मैं हमेशा, नींद आना गलत बात, वो तो नेचुरल प्रोसेस है। सोना गलत बात है, नहीं समझे? ये तो वाली बात हो गई ना, मिक्चुरेशन अर्ज होना गलत बात, लेकिन कहीं पर भी मिक्चुरेट कर देना गलत बात। ऐसे ही नींद आना गलत बात, लेकिन कहीं पर भी सो जाना गलत बात। टाइम प्लेस इंपॉर्टेंट है जीवन में ना, कि कहां क्या काम करना है। थोड़ी उड़ी नींद, देख ले बता दे, नहीं तो अगली बार पकड़ूंगा ऐसे। तो अभी की बात छोड़, 4 दिन नींद नहीं आएगी, है ना? चलो, क्या गजब बात आ रही थी। हाइपर बिलिरुबिनेमिया, एमिया मतलब ब्लड, बिलिरुबिन मतलब बिलिरुबिन, हाइपर मतलब ज्यादा, और इसी हाइपर बिलिरुबिनेमिया को क्या बोलते हैं? जॉन्डिस। क्या क्या कॉमन सेंस से बताना, ऐसी क्या क्या वजह हो सकती हैं जिसके कारण हमारी बॉडी में हाइपर बिलिरुबिनेमिया होकर जॉन्डिस हो सकता है? यस, बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड। इसे कहते हैं कॉमन सेंस। दिमाग है, कौन कहता है बायोलॉजी रटने का सब्जेक्ट है? इसने रटा हुआ है क्या? ये दिमाग लगाया ना उसने, कॉमन सेंस यूज किया, कॉन्सेप्ट है। कि लिवर खराब हो गया किसी का, अब लिवर कैसे कैसे खराब हो सकता है? कई वजह हो सकती हैं। अल्कोहल की वजह से फैटी लिवर, सिरोसिस हो सकता है, और अरे वायरल हेपेटाइटिस पढ़े होंगे ना, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, वायरस की डिजीज है ये।
तो कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो बॉडी में इंफेक्शन कॉज करके लिवर को क्या कर देते हैं, डैमेज। तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, लिवर डैमेज हो सकता है। अब चाहे अल्कोहल की वजह से लिवर डैमेज हुआ हो, चाहे किसी वायरल इंफेक्शन की वजह से लिवर डैमेज हुआ हो, कुल मिलाकर उसको जॉइंडिस होगा। तो जॉइंडिस किसी बीमारी का नाम है? नहीं, जॉइंडिस किसी बीमारी का नाम नहीं है। जॉइंडिस तो एक साइन है। क्या है? साइन, जो कई बीमारियों में देखा जा सकता है। एल्कोहलिक लिवर सिरोसिस में भी देखा जा सकता है, वायरल हेपेटाइटिस में भी देखा जा सकता है। यहां पर जॉइंडिस होने का कारण क्या था कि लिवर खराब हो गया था। इस वजह से जो बिलिरुबिन हमारे शरीर में रेगुलरली नॉर्मल मात्रा में बन रहा था, उसको भी लिवर मैनेज नहीं कर पा रहा था। अच्छा, एक कारण यह भी हो सकता है कि लिवर सही है फिर भी जॉइंडिस हो रहा है। अगर आरबीसी का डिस्ट्रक्शन एक्सेसिव हो जाए, क्या हो जाए? आरबीसी का डिस्ट्रक्शन एक्सेसिव हो जाए। और जब आरबीसी का डिस्ट्रक्शन एक्सेसिव होगा किसी भी वजह से, तो बिलिरुबिन इतनी ज्यादा मात्रा में बनेगा कि लिवर सही होने के बावजूद भी इतनी ज्यादा मात्रा में बनने वाले बिलिरुबिन को मैनेज नहीं कर पाएगा, तो भी जॉइंडिस। तो बताओ, क्या थैलेसेमिया और सिकल सेल एनीमिया जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर में जॉइंडिस होगा? यस, क्योंकि थैलेसेमिया और सिकल सेल एनीमिया में क्या हो रहा था? जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से हीमोग्लोबिन, आरबीसी कैसी थी? डिफेक्टिव। और उन डिफेक्टिव आरबीसी को कौन डिस्ट्रॉय कर रहा था? स्प्लीन। तो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन क्या हो रहा था? एक्सेसिव। एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन होगा तो बिलिरुबिन भी ज्यादा बनेगा, और बिलिरुबिन ज्यादा बनेगा तो लिवर नॉर्मल होने के बावजूद भी उसे मैनेज नहीं कर पाएगा, ब्लड में बिलिरुबिन की मात्रा। तो जॉइंडिस तो यहां पर भी होगा। तो बताओ, हेपेटाइटिस में जॉइंडिस या अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस में जॉइंडिस होने का कारण क्या था? लिवर का खराब होना। थैलीसेमिया, सिकल सेल एनीमिया, मलेरिया, इन सब में जॉइंडिस होने का कारण क्या है? एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ। तो ये कॉमन सेंस की अप्रोच ही तो है। अगर हमें पता है कि जॉइंडिस क्या चीज है, कैसे होती है, पहले तो नॉर्मल प्रोसेस पता होनी चाहिए कि भाई नॉर्मली हमारे शरीर में डेली आरबीसी क्या होती है? डिस्ट्रॉय। पर जितनी मात्रा में बिलिरुबिन बनता है उसे बॉडी मैनेज कर लेती है। लेकिन अगर किसी भी वजह से रक्त में, ब्लड में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाए, क्यों बढ़ सकती है? या तो बिलिरुबिन ज्यादा बन रहा है, या फिर लिवर खराब है कि जो नॉर्मल मात्रा में बन रहे बिलिरुबिन को भी मैनेज नहीं कर पा रहा। तो बन गई ना एक अप्रोच। ये रटने की चीज है क्या? रटने की थोड़ी ना है। तो अब आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में तरह तरह की बीमारियां पढ़ते हैं, एल्कोहलिक लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, मलेरिया, फिर यहां जेनेटिक्स में पढ़ते हैं आप थैलीसेमिया, सिकल सेल एनीमिया। क्या सबके साथ जॉइंडिस को रिलेट कर सकते हैं? तो एक टर्म और लिख दूं, जॉइंडिस। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। अब फाइनली कंक्लूड करते हैं, जितनी देर मैंने अभी बोला क्या समझे इस बात से। अगर आपने अपनी तैयारी कर ली पूरी और मैंने शब्द बोला आरबीसी या हीमोग्लोबिन, अगर आपको उस मोमेंट पर ये सारी चीजें एक साथ रिकॉल नहीं हो रही तो मान लेना, क्योंकि अलग अलग चैप्टर में मेंशन्ड है हर चीज, आप कह रहे हो कि आपकी तैयारी हो गई पूरी। आप ये नहीं कह सकते कि सर ये चैप्टर से मुझे याद नहीं आ रहा, अभी उस चैप्टर का रिवीजन नहीं किया। कुछ टाइम बाद, अभी तक तो आप कैसे पढ़ते आ रहे हो? चैप्टर वाइज। कैसे? जब हम थोड़े से चैप्टर कवर कर लेंगे, कंसिडरेबल सिलेबस कवर कर लेंगे, तो हम चैप्टर वाइज बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट वाइज, टॉपिक वाइज। कि मैंने एक टॉपिक लिख दिया आरबीसी, अब बताओ आरबीसी से रिलेटेड जितने भी अब तक चैप्टर पढ़े सब में क्या क्या कहानी थी, रिकॉल कर पाओगे? अगर ऐसा रिकॉल कर पाओगे तो मान लेना आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। आप लोग क्या करते हो ना, आप चीजों को इग्नोर कर देते हो। जैसे आपने यहां पर आरबीसी के बारे में कुछ सीख लिया इस चैप्टर में सपोज, अब 2 महीने बाद एक चैप्टर आया, तब तक आप वो चैप्टर भूल गए जिसमें पहले आपने आरबीसी की कुछ डिटेल्स पढ़ी थी, आपने रिवाइज नहीं किया, आप उस चीज को थोड़ा भूल चुके हो, धुंधली हो चुकी हैं यादें। अब 2 महीने बाद एक चैप्टर में फिर से आरबीसी का जिक्र हुआ, तो आपके दिमाग में, सही से बताना, सबके दिमाग में ऐसा तो आता ही होगा ना कि हाँ यार ऐसी सी कुछ बात कुछ समय पहले उस चैप्टर में भी पढ़ी थी, इतना तो याद आ जाता है। अब वहां पर आपके पास 2 चीजें हैं, अगर पूरा याद आ गया तो वेरी गुड, याद नहीं आया, धुंधली हो रही हैं यादें, तो धुंधली वाली कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? पहले अभी जो चैप्टर पढ़ रहे हो ना उसको साइड में रखो, अब वापस उस वाले चैप्टर के नोट्स खोलो, मॉड्यूल खोलो या एनसीईआरटी खोलो और ये देखने की कोशिश करो कि क्या चीज धुंधली हो रही है। ज्यादा मत इन्वॉल्व हो, नहीं तो ये चैप्टर रह जाएगा। बस उतनी सी चीज जो उस चैप्टर से आप रिकॉल नहीं कर पा रहे, जो यहां पर काम आ रही है, तो वो बेचैनी होनी चाहिए। आप क्या सोचते हो कि अरे यार वो चैप्टर जब रिवाइज करेंगे तब देख लेंगे,
तो आपका कॉन्सेप्ट कहां क्लियर हुआ? अब दो अलग अलग चैप्टर्स में उन कॉन्सेप्ट्स की इंटरलिंकिंग कहां कर पाए? अगर आपने इग्नोर कर दिया, आपको बेचैनी होनी चाहिए यार, याद कैसे नहीं आ रही यार, पढ़ी तो थी उस चैप्टर के अंदर, वहां क्यों जिक्र किया गया था उस बात का और यहां क्यों किया गया है? दोनों कॉन्सेप्ट्स को क्या करो, इंटरलिंक। हालांकि मैं करवाऊंगा क्लास के अंदर, जब भी ऐसी कोई चीज आएगी जो प्रीवियस चैप्टर में हम सीख चुके हैं, आगे जब हम सीखेंगे तो मैं आपको याद दिलवाऊंगा कि याद करो उस चैप्टर में ये आया था, जैसे अभी कर रहे हैं ना अपन, ये तो अपन एग्जाम्पल के बतौर कर रहे हैं, बाकी आगे बहुत डिटेल में करेंगे। लेकिन यही बेचैनी आपको खुद के अंदर भी रखनी है। जैसे आपने एंडोक्राइन सिस्टम में एक हार्मोन पढ़ा, एल्डोस्टेरॉन। क्या? अब आपने एंडोक्राइन सिस्टम में एल्डोस्टेरॉन के बारे में सारी बात जान ली कि भाई ये एडिनल कॉर्टेक्स के आउटर मोस्ट जोन जोना ग्लोमेरुलोसा से रिलीज होने वाला एक स्टेरॉयड हार्मोन है। क्योंकि स्टेरॉयड हार्मोन है तो इसके इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर होते हैं, सेल के अंदर होते हैं, न्यूक्लियर रिसेप्टर होते हैं, और ये जीन लेवल पे काम करता है, इसके लिए कोई सेकेंडरी मैसेंजर नहीं बनता। ये एल्डोस्टेरॉन हमारे नेफ्रॉन की डीसीटी और सीडी पर एक्ट करता है, वहां से ये सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को करवाता है, साथ ही साथ वाटर का रीअब्जॉर्प्शन भी करवाता है। ऐसी कुछ बेसिक बातें आपने कहां सीख ली? इसकी एंडोक्राइन सिस्टम में। लेकिन अब 2-3 महीने बाद एक चैप्टर आया एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनी वाला, और वहां पर एक टॉपिक आया द रेगुलेशन ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, और वहां पर आया रास, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। अब आपको तुरंत दिमाग में एक चीज हिट होगी, यार एल्डोस्टेरॉन के बारे में तो पहले एक चैप्टर में पढ़ा था। अब आपको या तो उस टाइम एल्डोस्टेरॉन की जो जो बातें आपने एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ी थी वो स्पॉन्टेनियसली रिकॉल हो जानी चाहिए। सारी चीजें जो आपने वहां पढ़ी थी वो वापस याद आ जानी चाहिए, अगर आप सही टाइम पर रिवीजन कर रहे हो तो। और काफी टाइम हो गया है पढ़े हुए, अच्छे से याद नहीं आ रही है, पूरा रिकॉल नहीं हो रहा है, तो अब इस रास को बाद में पढ़ना, पहले एक बार एंडोक्राइन सिस्टम का मॉड्यूल निकालो, वहां से थोड़ा सा एल्डोस्टेरॉन के बारे में जो प्रीवियसली पढ़ा हुआ है उसको रिकॉल करके आओ, रिवाइज करके आओ। नहीं समझे? अगर ये अप्रोच रखोगे तो आप बेटर कॉन्सेप्चुअल अप्रोच बायोलॉजी में डेवलप कर पाओगे, आप ऑप्शंस में अच्छा कंपैरिजन कर पाओगे, एनालिसिस कर पाओगे। अदरवाइज तो वो जो रटने वाला पैटर्न है, स्पेशली एनसीईआरटी। अच्छा एनसीईआरटी देखो, एक तो बायोलॉजी में मिसकॉन्सेप्शन क्या है कि एनसीईआरटी रटनी है, ये और खतरनाक, एक तो रटना है और ऊपर से क्या रटना है? अरे एनसीईआरटी को रटने की बुक है क्या? एनसीईआरटी गागर में सागर किताब है। एनसीईआरटी एक रेफरेंस बुक है क्या? और वो रेफरेंस बुक भी किसके लिए है? टीचर्स के लिए, कि भैया इस संदर्भ में बच्चे को समझाना है। अरे यार रटाने के लिए बोल रही है क्या एनसीईआरटी? अगर रटाने के लिए बोल रही होती है एनसीईआरटी तो हमारी जरूरत क्या है? एक बात बता, तेरे को एनसीईआरटी रटनी है तो मेरी क्या जरूरत है? क्या करूंगा मैं? दिमाग में घुस जाऊंगा तेरे? मेरा दिमाग निकाल के तेरे दिमाग में लगा दूं, क्या करूं? मतलब मैं एनसीईआरटी अगर तुझे रटनी है तो मेरी जरूरत क्या है ये बता। फिर तो मैं एक आदमी लगा देता हूं यहां पर जो थोड़ा ठीक ठाक पढ़ लेता हो, हाँ रटवाता हो, ऐसा एक आदमी लगा देता हूं मैं क्यों एनर्जी वेस्ट करूं? अबे मेरे को जितनी तनख्वाह मिल रही है उसके 5% में भी मैं एक ऐसा आदमी लगा दूंगा यहां जो 2 पेज एक क्लास में 10 बार बोलेगा, 10 बार खुद बोलेगा, 10 बार तुमसे बुलवाएगा। उसमें मेरी कहां जरूरत आ गई? मेरी जरूरत कहां आ रही है उस चीज को समझने में? क्योंकि समझकर याद की हुई चीज लंबे समय तक याद रहती है और फ्रूटफुल होती है। ऑप्शंस में जरा भी ट्विस्ट आ गया या 2 ऑप्शंस में कंपैरिजन आ गया, अगर केवल रटा हुआ है तो कंफ्यूज हो जाओगे, और अगर समझा हुआ है तो एक बढ़िया तरीके से उसको अंजाम दे जाओगे। नहीं समझे? तो एनसीईआरटी गागर में सागर बुक है भाई। एनसीईआरटी इज लाइक फीमेल। एनसीईआरटी का जेंडर डिफाइन करते हैं, एनसीईआरटी इज लाइक फीमेल। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? ऐसे, हाँ ऐसे एनसीईआरटी थोड़ा सा बोलती है, पूरा नहीं समझाती, थोड़ा सा बोल के छोड़ देती है। फिर आप उससे पूछते हो क्या, तो एनसीईआरटी बोलती है इतना भी नहीं समझ सकते, सब कुछ मुझे ही बताना पड़ेगा, जाओ मैं नहीं बताती। एनसीईआरटी तो ऐसे मुंह फेर लेती है एक स्टेटमेंट देकर। क्या अब तुम समझो? क्या? अच्छा एनसीईआरटी इज लाइक फीमेल। एक और बात बोलता हूं मैं, एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है लेकिन अकेले एनसीईआरटी से काम, एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है
लेकिन अकेले एनसीईआरटी से काम, इसका क्या मतलब है? एनसीईआरटी किसके जैसी है? एक बार मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा था घर से, है ना, तो मैं बच्चों को एग्जांपल दे रहा था कि एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, लेकिन अकेले एनसीईआरटी से काम। तो मैंने बच्चों से पूछा, बताओ एनसीईआरटी किसके जैसी है? बच्चे बोले सर आप बताओ। मैंने बता दिया। मुझे नहीं पता था घर के बाहर, कमरे के बाहर, मतलब कोई सुन रहा है। खाना नहीं मिला 3 दिन तक मेरे को। बोले अच्छा है, नहीं समझा? तो किसके जैसी एनसीईआरटी? हाँ, ये है समझदार लड़का। तो अकेले एनसीईआरटी से काम, इसका मतलब आपके पास जो मॉड्यूल है, कौन कौन लाए मॉड्यूल आप में से आज? लाए? अब ये नियम बन जाना चाहिए, मेरी किसी भी क्लास में आप जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं उसके मॉड्यूल के बिना नहीं आएंगे। ये जो इतने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर देना बेटा मॉड्यूल्स बना रखे हैं अंदर, देखो क्या प्यारी, क्या गजब चीजें लिखी हुई है। क्या आपको क्या लगता है ये आपको इसलिए दिए गए हैं कि आप इसका पेज फाड़ो? सॉरी फट गया बेटा। थोड़ा सा बेटा चुप कर। हाँ अरे यार, मैं क्या रियल टाइम डेमो दे देता हूँ कई बार। तो ऐसा पेज फाड़ो और इस पे कचौरी समोसा रख के खाएंगे, इसलिए दिए जा रहे मॉड्यूल है ये ऐसे प्रिंट करवा के। मैं देखता हूँ कई बार समोसे कचौरियों की दुकानों पर इन्हीं मॉड्यूल्स की वो कटोरियां बनी रहती, उसी में लोग समोसे कचौरी रख रख के खा रहे हैं। काय को दिए गए? एक सबसे बड़ा इशू और, जैसे कहाँ गया चैप्टर अपना, कौन सा है ये? क्या यही लाई? वो नहीं लाई एनिमल टिश्यू का? चल कोई भी एग्जाम्पल ले लिया मैंने, कोई लाया एनिमल टिश्यू का? चल हाँ दे बेटा। अब ये एनिमल टिश्यू का इतना शानदार मॉड्यूल देखो, इसमें क्या कह रहे हैं? अरे एनिमल किंगडम खोल के क्यों दे रहा है? एनिमल टिश्यू भाई, टिश्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कुछ भी है, सपोज मैंने कहा कॉपी खोलो, लिखो टिश्यू, डेफिनेशन डालो टिश्यू। टिश्यू नाम सबसे पहले एक्स साइंटिस्ट ने दिया। टिश्यू नाम सबसे पहले एक्स साइंटिस्ट ने दिया। टिश्यू नाम सबसे पहले एक्स साइंटिस्ट ने दिया। अच्छा इंग्लिश में, इंग्लिश मीडियम है, ओ माय गॉड। The term tissue was given by ex scientist। अब अगले पेज पे रेड पेन से लिखेंगे डेफिनेशन। लिखो, रेड पेन नहीं लाए? लाना चाहिए, पिंक भी लाना चाहिए, पर्पल भी लाना चाहिए। ये देखो पाउच ऐसे, हाँ ये देखो इसके पास कितने सारे पेन है बेटा, रेड पेन निकाल इसमें से। अब डेफिनेशन ऑफ टिश्यू। Tissue is a group of cell. Tissue is a group of cell to perform a same function. And these cells must be of same origin. And these cells must be of same origin. अच्छा, क्या ये डेफिनेशन आपके मॉड्यूल में लिखी हुई है? क्या ये डेफिनेशन आपके मॉड्यूल में लिखी हुई है? क्या आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई है? यस। अब देखो यहां पे सब लिखा हुआ है। वर्ल्ड एनिमल टिश्यू वाज कॉइन्ड बाय बाइचेट, स्टडी ऑफ टिश्यू हिस्टोलॉजी, ए ग्रुप ऑफ सेल इन विच सेल्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ओरिजिन। दीज सेल्स मे बी डिसिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बट दे आर ऑलवेज सिमिलर इन ओरिजिन। 1 मिनट, मैं कुछ लिखवा नहीं रहा था, ये कि मैं आपको डेमो दे रहा था कि जो लाइन इसमें इतने अच्छे तरीके से लिखी हुई है, तो आप इतनी फीस देकर, इतनी घर से दूर आकर उसी लाइन को मेरे मुंह से सुनकर कॉपी में लिखने के लिए बैठे हो क्या?
आप मुझे ये जो समय दे रहे हो, इतना कीमती समय अपना, वो किस लिए दे रहे हो? कि मैं आपको जो चीज इस मॉड्यूल में ऑलरेडी प्रिंट है, जो एनसीईआरटी में ऑलरेडी प्रिंट है, उसको बैठ के यहां डिक्टेट करवा रहा हूं। लिखो लिखो, द वर्ड टिश्यू इज गिवन बाय, लिखो लिखो। फिर एक बीच में से बोलेगा क्या सर? लिख लिख। कहा सर? टिश्यू के बाद क्या बोला सर? ये करना आया हूं मैं, और तुम ये करना आए हो कि जो ऑलरेडी यहां पर प्रिंटेड फॉर्म में इतनी सुंदर सुंदर फॉन्ट में एनसीईआरटी में मॉड्यूल में दिया हुआ है, मैं क्या कर रहा हूं आके उसे बोल बोल कर, जैसे तीसरी चौथी क्लास के बच्चे को डिक्टेट किया जाता है, मैं कॉपी में उतरवा रहा हूं। ये करेंगे हम। मैं तुम्हें क्या चीज करवाने आया हूं यहां पर? टिश्यू का असली मतलब समझाने आया हूं। हाँ, मजे ले ले तू अभी सारे, अभी रुक जा, अभी आएंगे सारे मजे बेटे, चिंता मत कर। आज तो ये अलग अलग मजे ले रहा, बोले टिश्यू के मजे लेना है। कौन कौन इस फेवर में? देखो ये तो मेरे लिए बहुत आसान काम है। अगेन इसके लिए भी आपको मेरी जरूरत नहीं है। मैं किसी भी ऐसे ठीक ठाक पढ़े लिखे इंसान को जो ठीक ठाक इंग्लिश देख ले और लैंग्वेज पढ़ ले, मैं उसको भेज देता हूँ, ये मॉड्यूल उसके हाथ में पकड़वा देता हूँ, वो आपको आराम से डिक्टेट करवाता रहेगा। उससे पूछते रहना कि सर इसके बाद क्या बोला, इसके पहले क्या बोला, वो सेम यही चीजें आपको लिखवा देगा मॉड्यूल में। ऐसा करना है। तो नोट्स कैसे बनाने हैं फिर? ऐसे तो नोट्स से नहीं बनेंगे। आपको रहना है फुल्ली एक्टिव। 1.5 घंटे तक आपको रहना है पागल एकदम, कि मैं समझाता जा रहा हूं। देखो कंसीडरेबल स्ट्रेटेजिकली कोई भी चीज होगी जो मैं पूरा बोर्ड भर दूंगा, तो आपको बोलूंगा ऐसी कोई चीज हो जाएगी ना, पूरा एक्सप्लेन कर दिया मैंने, उसके बाद 5 मिनट का समय दूंगा कि ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है तुरंत कॉपी में उतार लो। कई बार ऐसा होगा कि मैं समझाता जा रहा हूं, मिटाता जा रहा हूं, समझाता जा रहा हूं, तो आपको हैंड टू हैंड बस ऐसे इतना एक्टिव रहना है, बोर्ड पे नजर, बात भी कान से सुन रहे हो, कॉपी में नोट चल रहा है, यूं यूं पागल हो जाना एकदम। कोई अलग से लिखवाने नहीं आएगा बैठकर, और दिमाग रखना है एक्टिव। टिश्यू की डेफिनेशन मैंने एक बार बोल दी, उसके बाद दोबारा आप खुद नहीं लिख सकते, आपको मेरे से पूछने की जरूरत है सर टिश्यू के बाद क्या बोला, टिश्यू से पहले क्या बोला, बोलो। अगर ऐसी नौबत आ रही है तो ये एक्टिव लर्निंग नहीं है, ये है पैसिव लर्निंग, ये है रटने वाली लर्निंग। क्या? अब बताओ, 2 बार टिश्यू की डेफिनेशन बोली, एक बार लिखवाई और एक बार मैंने मॉड्यूल से रीड करी, किस किस बच्चे का दिमाग एक्टिव था? आप में से कौन कौन बच्चा मुझे टिश्यू की डेफिनेशन बता सकता है फिलहाल, रॉ आइडिया? हाँ बेटा, क्या बोलेंगे टिश्यू को? सेम फंक्शन, स्ट्रक्चर में भी सेम हो सकती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्ट्रक्चर और फंक्शन में डिसिमिलर भी हो सकती हैं, लेकिन ओरिजिन में सेम होनी चाहिए। तो अपन इस बात की चीरफाड़ करें ना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओरिजिन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, उसके एग्जांपल्स देखें, उसका ट्रू मीनिंग समझें। इस लाइन को कॉपी में लिखकर, खासकर वो मुझसे बुलवा कर, कोई फायदा निकाल पाओगे? एक्टिव रहोगे? नोट सबके बनने चाहिए, मैं कॉपी चेक करता रहूंगा, आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। इनर्ट माइंड के साथ मेरी क्लास में नहीं बैठना, गारंटी दे रहा हूं। फिजिक्स की क्लास में जितना दिमाग चलाओगे उससे ज्यादा दिमाग में जियोलॉजी में चलवा दूंगा। पलक झपकी, दिमाग 1 सेकंड के लिए इधर से उधर गया, कुछ ना कुछ मिस कर जाओगे। समझे? एक्टिव लर्निंग थोड़ा सा हो सकता है स्टार्टिंग में जोर आएगा दिमाग पर, और मैंने कहा था कि कोई भी डेवलपमेंट होता है तो एक बार जोर आता है। आज मैं मेडिकल फील्ड से हूं, मैं यहां पर जूलॉजी पढ़ा रहा हूं, आज अचानक मैं एक नई चीज ठान लूं कि मुझे कंप्यूटर लैंग्वेज सीखनी है, मुझे कोडिंग सीखनी है, मुझे सॉफ्टवेयर बनाना सीखना है, तो आपको क्या लगता है बिना स्ट्रगल, बिना मेहनत के मैं वो चीज सीख जाऊंगा जो मेरे फील्ड की ही नहीं है, जो मैंने कभी करी ही नहीं है, कंप्यूटर कोडिंग, कंप्यूटर लैंग्वेज? तो उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप भी अब नई चीजें सीखने चाह रहे हो। जोर आएगा, लेकिन एक बात कहता हूं, कुछ दिनों के इस जोर को आने दो, उसके बाद जैसे आपने देखा नई गाड़ी लेते हैं अपन, तो स्टार्टिंग के 1000-2000 किलोमीटर आराम आराम से चलाते हैं, फिर उसके बाद इंजन रवां हो जाता है, फिर भगाते हैं उसको 200-220, पहले दिन ही नहीं खींच देते, शोरूम से निकलवाई और ये हमारा 5वां गियर और ये गई गाड़ी 150 पार, इंजन बोल जाएगा गाड़ी का।
तो धीरे धीरे, मेरे को पता है, आराम आराम से धीरे धीरे पहले मेरे साथ क्या बैठाओ, ट्यूनिंग बैठाओ, मेरे वर्ड्स के साथ, मेरी स्पीड के साथ, मैं कैसे स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करता हूं उसके साथ ट्यूनिंग बैठाओ, फिर रख देंगे एक्सेलरेटर पे पैडल। पक्की बात? चलो तो आज आराम आराम से पढ़ेंगे। आज है इंट्रोडक्शन। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर, लेकिन उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जो पूरी जूलॉजी में काम आने वाली हैं, मैं बोर्ड पे लिखता जाऊंगा, आप भी साथ साथ लिखते जाएंगे, और जो टर्मिनोलॉजी आपको ऑलरेडी पता हो वो आप मुझे बताते भी जाएंगे, जो नहीं पता होगी वो मैं बताता जाऊंगा, क्योंकि पूरी जूलॉजी में ये टर्मिनोलॉजी काम आने वाली है। लिखो, हेडिंग डालेंगे सभी, सम बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ बायोलॉजी। चलिए, सबसे पहले एक टर्म मैं लिख रहा हूं, कार्डियक या कोरोनरी। क्या मतलब होता है इसका? जैसे आपके दिमाग में वर्ड आया कार्डियक कोरोनरी, आपका दिमाग किधर गया? हार्ट की तरफ। कार्डियक वर्ड हार्ट के लिए आता है। आपने पढ़ा भी होगा कि हार्ट की वॉल में 3 लेयर, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। हार्ट की वॉल की तीनों लेयर में क्या वर्ड आ रहा है? कार्डियम। तो कार्डियक वस किसके लिए आता है? हाँ, हार्ट की मसल को भी क्या कहते हैं? कार्डियक मसल। अच्छा, हार्ट की आर्टरी को क्या कहते हैं? कोरोनरी आर्टरी। हार्ट की आर्टरी क्या कहलाती है? तो कोरोनरी वर्ड भी किसके लिए आ रहा है? चलो, ऐसे ही एक वर्ड आपके सामने आता है, हिपैटिक। ये वर्ड याद किसको रिप्रेजेंट करता है? लिवर। किसको रिप्रेजेंट करता है? जैसे अभी थोड़ी देर पहले एक वर्ड आया था हिपेटाइटिस। क्या? हिपेटाइटिस। उसमें 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन था, हिपेटिक प्लस आइटिस। हिपेटिक का मतलब लिवर और आइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन। क्या? ये लास्ट में लिखूंगा, सफिक्स कौन कौन से हो सकते हैं, प्रीफिक्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो आइटिस का मतलब क्या था? इन्फ्लेमेशन। तो अगर हमें हिपेटिक का मतलब पता है, आइटिस का मतलब पता है, तो हम तुरंत इस वर्ड का मीनिंग निकाल लेंगे कि लिवर में इन्फ्लेमेशन। पढ़ी थी ना वायरल हेपेटाइटिस, कि कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो लिवर में इंफेक्शन कॉज करके लिवर में इन्फ्लेमेशन कॉज कर देते हैं, जिससे लिवर डैमेज हो जाता है। तो हेपेटाइटिस, ऐसे वर्ड आएंगे ना। चलो और लिखो, रीनल या नेफ्रो। ये वर्ड किसके लिए आता है? रीनल या नेफ्रो? यस, किडनी। ऐसे ही गैस्ट्रिक। गैस्ट्रिक वर्ड किसके लिए आता है? जल्दी बोलो। स्टमक। अब जैसे किसी ने बोला गैस्ट्राइटिस हो रही है, क्या हो रही है? इसका मतलब उसके स्टमक में क्या रखी है? इन्फ्लामेशन। अच्छा, स्टमक में इन्फ्लामेशन कैसे आ गई? क्या कारण होता है? कॉमन कारण स्टमक के इन्फ्लामेशन का, एसिडिटी। क्या? अब एसिडिटी तो सबके स्टमक में होती है, तो और बेटर बोलेंगे हाइपर एसिडिटी। क्या? अरे एसिडिटी, एसिड तो आपके स्टमक में भी है, एसिड तो सबके स्टमक में होता है, HCl डाइजेशन के लिए, याद है, गैस्ट्रिक जूस। लेकिन अगर उस एसिड का सिक्रीशन जरूरत से ज्यादा हो जाए, हाइपर एसिडिटी, तो दैट मे लीड टू इन्फ्लेमेशन इन द म्यूकोजा ऑफ स्टमक एंड दैट इज नोन एज गैस्ट्राइटिस। ठीक है, तो वर्ड पकड़ में आने चाहिए कि नहीं? चलो और देखो, एंटेरिक। एंटेरिक ये वर्ड किसके लिए आता है? इंटेस्टाइन। क्या? इंटेस्टाइन, एंटेरिक। अगर आपने कभी सुना हो पेट में इंफेक्शन, जैसे दस्त वस्त लग जाते हैं ना, अरे कुछ ऊट पटांग खा लिया, पेट में हो गया इंफेक्शन, तो उसको क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोएंटेराइटिस। क्या बोलते हैं? इसमें गैस्ट्रो वर्ड किसके लिए आ गया? स्टमक के लिए। एंटेरिक वर्ड किसके लिए आ गया? इंटेस्टाइन के लिए। और आइटिस क्या हो गया? इन्फ्लेमेशन। तो पेट का इंफेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से भी क्या हो जाता है? स्टमक और इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन, तो उसको क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोएंटेराइटिस। तो एंट्रिक वर्ड किसके लिए आ रहा है? इंटेस्टाइन के लिए। गैस्ट्रो वर्ड किसके लिए आ रहा है? स्टमक के लिए। और बताओ, कोलेसिस्ट, ये वर्ड किसके लिए आता है? कोलेसिस्ट। लिवर के पास नीचे एक छोटी सी स्ट्रक्चर होती है, लिवर के नीचे, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर के लिए वर्ड यूज होता है कोलेसिस्ट।
चलिए और देखते हैं। हिस्टो, HISTO, हिस्टो, टिश्यू। अभी आया था, एक रीड कर रहा था मैं मॉड्यूल जब। हिस्टो का मतलब टिश्यू। लॉजी का मतलब क्या होता है? तो हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यू। चलो और बताओ। मायो या सार्को, ये वर्ड किसके लिए आता है? मसल्स के लिए। ऐसे ही बताओ। ग्लोसो, टंग के लिए। किसके लिए? ग्लोसो किसके लिए आता है? टंग। लेबियम, ऐसा वर्ड जनरली किसके लिए यूज होता है? लिप्स। ओरल, माउथ। राइनो, नोज। अरे गैंडे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्यों बोलते हैं? उसकी नाक पे सींग होता है ना। तो राइनो वर्ड किसके लिए आता है? नोज के लिए। फेरेंजाई या फेरिंग्स? फेरेंजाई या फेरिंग्स? थ्रॉट, गला। अच्छा, गर्दन और गले में क्या डिफरेंस होता है? अरे गर्दन बाहर से बोलते हैं, गला अंदर से। नहीं समझे? तो फेरेंजाई या फेरिंग्स वर्ड किसके लिए आता है? थ्रॉट के लिए। ऐसे बताओ। ऑटो, OTO, ऑटो, ईयर। ऐसे बताओ। OPHTH या ओक्यूलो, ये वर्ड किसके लिए आता है? आई, आईबॉल। अच्छा, आईबॉल की स्टडी करनी हो तो क्या बोलेंगे इसको? ऑफ्थेल्मोलॉजी, ऑफ्थेल्मो। और आई का जो डॉक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। अरे स्टडी को बोलते हैं लॉजी, और उसको स्टडी करने वाले को क्या बोलते हैं? लॉजिस्ट। तो आई के डॉक्टर को क्या बोलते हैं? जो आई को स्टडी करता है, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। आई की स्टडी को क्या बोलते हैं? ऑफ्थेल्मोलॉजी। तो यहीं से तो वर्ड आ रहे हैं। चलो और बताओ। डर्मा, यस, डर्मा या क्यूटेनियस, दोनों ही वर्ड किसके लिए आते हैं? स्किन के लिए। और बताओ चलो। ओस, ऐसे वर्ड आते हैं ना, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑसिफिकेशन, पेरियोस्टियम। ऐसे वर्ड आपने किससे रिलेटेड पढ़े हुए हैं? नहीं, वो अलग चीज है। ऑस्टिया, ऑस्क्यूलम वो अलग है। वो तो पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, वहां सब चीजें आ जाती हैं। हमारी बॉडी में बताओ। बोन्स, आपने बोन्स के लिए पढ़ा होगा। बोन की सेल्स क्या होती हैं? ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट। बोन की कवरिंग क्या होती है? पेरियोस्टियम। बोन फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? ऑसिफिकेशन। तो ऑस वर्ड किसके लिए आता है? बोन्स के लिए। ऐसे ही वर्ड आता है कॉन्ड्र। क्या आता है? कॉन्ड्र। कॉन्ड्र वर्ड किसके लिए आता है? कार्टिलेज। कॉन्ड्रोब्लास्ट, कॉन्ड्रोक्लास्ट, ये सेल्स किसकी होती हैं? कार्टिलेज की सेल्स। इसी तरह से पेरिकॉन्ड्रियम किसकी कवरिंग होती है? कार्टिलेज की। कॉन्ड्रिफिकेशन मतलब कार्टिलेज का फॉर्मेशन। कॉन्ड्र वर्ड किसके लिए आ गया? कार्टिलेज। ऐसे बताओ। आर्त्र, जॉइंट्स। जो हमारे बोन से बोन के जॉइंट बनते हैं उनको क्या बोलते हैं? आर्त्र। अच्छा, आर्थ्रोपोडा का नाम भी कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है। एक फाइलम है ना आर्थ्रोपोडा। क्या खास बात होती है आर्थ्रोपोडा की? जॉइंटेड अपेंडेजेस। जिसके पैर होते हैं ना, जैसे कॉकरोच देखा होगा, मक्खी मच्छर देखे होंगे, उसके पैर कैसे होते हैं? जॉइंटेड। उनके अलग अलग पार्ट आपस में क्या बनाते हैं? जॉइंट्स। तो पहली बार ऐसा फाइलम था जिसके अंदर जॉइंटेड अपेंडेजेस पाए गए थे, जो किसका फीचर था? आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ मतलब जॉइंट्स, पोडा मतलब अपेंडेजेस। तो जॉइंटेड अपेंडेजेस किसका फीचर है? आर्थ्रोपोडा का। चलो और बताओ। एडिनो, एडिनो वर्ड किसके लिए आता है? अरे ग्लैंड्स। एडिनो वर्ड कहीं भी आ रहा है किसी भी टर्म में तो किसके लिए आता है वो? ग्लैंड्स के लिए। चलो और बताओ। हिस्टेरा, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं पर मैं कुछ कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी बता रहा हूं। यस, वेरी गुड। हिस्टेरा या मेट्रा, ये दोनों वर्ड आते हैं यूटेरस के लिए। हिस्टेरा और मेट्रा, यूटेरस। इस पे तो 2015 में क्वेश्चन भी आ गया था। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मिलेगा। कहां पर? रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाले चैप्टर में 2015 का क्वेश्चन। हिस्टेरेक्टोमी इज, डायरेक्ट पूछ लिया, एनसीईआरटी में कहीं भी नहीं है। हिस्टेरेक्टोमी इज। अब जिसको पता है हिस्टेरा,
हिस्टेरा का मतलब यूट्रस, और एक्टोमी का मतलब होता है सर्जिकल रिमूवल। अगर आप सर्जरी करके बॉडी से किसी भी ऑर्गन या टिश्यू को क्या कर दो, रिमूव, तो उसे बोलते हैं एक्टोमी। ऐसी सर्जरी को क्या बोलते हैं? तो हिस्टेरेक्टोमी का मतलब क्या हुआ? सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस, कि एक फीमेल के यूट्रस में कोई डिजीज हो गई, कोई खराबी हो गई, जिससे उस फीमेल को काफी तकलीफ हो रही है, तो हमने सर्जरी करी और उस फीमेल का यूट्रस रिमूव कर दिया, हिस्टेरेक्टोमी। तो ये 2015 में आ गया था क्वेश्चन, ठीक है। चलो और भी बहुत सारे वर्ड आएंगे ऐसे। ऐसे बताओ, ऊफोरॉन, क्या? ऊफोरॉन, इसका मतलब होता है ओवेरीज। ऐसे ही एक वर्ड होता है साल्पिंजाई। साल्पिंजाई का मतलब होता है फेलोपियन ट्यूब। ऐसे ही वर्ड होता है मेस्ट। मेस्ट का मतलब होता है ब्रेस्ट। ऐसे एक टर्म होता है ऑर्काई। ऑर्काई का मतलब होता है टेस्टिस। तो अपन कुछ कुछ टर्म टच कर रहे हैं अभी। अभी तो जब हम चैप्टर्स पढ़ेंगे अलग अलग, उसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजी ऐसी और एड ऑन हो जाएंगी। जस्ट अभी तो अपन एक इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। लिख लिए सारे टर्म। अब देखो, ये तो ऐसे टर्म हो गए जो बॉडी के किसी ना किसी ऑर्गन या टिश्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आते हैं कुछ प्रीफिक्स या सफिक्स। क्या आते हैं? जिनको हम इन शब्दों के आगे या पीछे जोड़ेंगे और उसका मतलब चेंज हो जाएगा। जैसे पहले कुछ प्रीफिक्स लिख लेते हैं। कुछ प्रीफिक्स, जो शब्द से पहले लगेंगे, जैसे कि एपी। एपी का मतलब अबव, ऊपर, अबव या अपॉन। ऐसे ही हाइपो या सब, बिलो, नीचे। इसी तरीके से पैरा, बाई साइड, साइड में। ऐसे ही पेन, पेन का मतलब होता है होल, कंप्लीट, ठीक है, PAN, पेन। ऐसे एक वर्ड होता है क्रिप्टो। क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन। ऐसे एक वर्ड होता है डिस। डिस का मतलब होता है पेनफुल। ऐसे एक वर्ड होता है मैक्रो या मेगा, इसका मतलब होता है लार्ज। ऐसे एक वर्ड होता है माइक्रो, इसका मतलब होता है स्मॉल। अब ये तो कुछ प्रीफिक्स हो गए। अब आते हैं कुछ सफिक्स। ये तो वर्ड से पहले लगेंगे। अभी देखो, जोड़ तोड़ के बहुत सारे एग्जांपल करेंगे। पहले इन वर्ड का मतलब तो सीख लो। अब आते हैं कुछ सफिक्स जो वर्ड के बाद में लगेंगे। आइटिस, क्या होता है इसका मतलब? इन्फ्लामेशन। ऐसे ही एक्टोमी, अभी बताया था, सर्जिकल रिमूवल। ऐसे एक वर्ड होता है पैक्सी। पैक्सी का मतलब होता है सर्जिकल री एस्टेब्लिशमेंट, या सिंपली एस्टेब्लिशमेंट लिख दो। एक होता है प्लास्टी। प्लास्टी का मतलब होता है सर्जिकल रिपेयर। किसी चीज को सर्जरी करके आपने क्या कर दी? रिपेयर। एल्जिया, एल्जिया का मतलब होता है पेन। ऐसे ही एक वर्ड होता है मिगेली। मिगेली का मतलब होता है एनलार्जमेंट। कुछ कुछ तो आ गई, सारी आ जाएंगे धीरे धीरे। क्या अब इनको जोड़ तोड़ करके मतलब निकालने के लिए तैयार हैं? इन टर्मिनोलॉजी को कभी ऐसा नहीं, ये सब चीजें सीख ली, अब बहुत सारी टर्म ऐसी बनेंगी जो रटने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक सफिक्स और लिखना, ओमा। क्या लिखेंगे? सफिक्स में एक और जोड़ लो, ओमा। देखो, कुछ कुछ जगह इनके एक्सेप्शंस हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली आपका एक जनरल कॉमन सेंस बना देंगे। ओमा, बताओ किसके लिए आता है सफिक्स? ट्यूमर या कैंसर। अब तो एम्स का अलग से एग्जाम नहीं होता। 2018 तक आपको पता है एम्स दिल्ली का अलग से एग्जाम होता था कि नहीं? उस लास्ट एम्स के अंदर एक सवाल आया था और बच्चों के दस्त लग गए थे कुछ के। क्वेश्चन ये था, ध्यान से सुनना, देखो अभी आप खुद बताओगे इसका आंसर, जबकि बिल्कुल एब्रप्ट क्वेश्चन है,
लियोमायोमा ऑफ द यूटेरस इज, लियोमायोमा ऑफ यूटेरस इज। अब ये कहीं टर्मिनोलॉजी एनसीईआरटी में लिखी हुई नहीं है, पूछ लिया लियोमायोमा ऑफ यूटेरस इज, और आंसर गया था ट्यूमर ऑफ मिडल लेयर ऑफ यूटेरस। क्या? ट्यूमर ऑफ, देखो उसने क्वेश्चन में पहले बोल दिया था लियोमायोमा ऑफ यूटेरस, तो एक बात तो तय हो गई कि ये कोई बीमारी है, ये बीमारी का नाम है, ये यूटेरस की कोई ना कोई बीमारी है। अब बताओ यूटेरस की वॉल में कितनी लेयर होती है? 3 लेयर होती है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है? पेरीमेट्रियम। फिर मिडिल लेयर क्या होती है? मायोमेट्रियम। और सबसे इनरमोस्ट लेयर, अब बताओ इनमें से कौन सी लेयर यूट्रस की ऐसी होगी जो मस्कुलर लेयर है? मायोमेट्रियम मिडिल लेयर है। अब लियोमायोमा, भाड़ में गया लियो, टाइप होगा कोई, उससे अपने को मतलब नहीं है, इतना डेप्थ में नहीं जाना। लेकिन जिस बच्चे को इतना भी पता था कि मायो का मतलब मसल, ओमा का मतलब ट्यूमर, तो तुरंत रिलेट कर गया इस बात को कि यूट्रस की, क्योंकि मिडिल लेयर ही स्मूथ मसल लेयर है मायोमेट्रियम, ये उसी का क्या है? ट्यूमर। तो आंसर ये क्या था कि ट्यूमर ऑफ द मिडिल लेयर ऑफ यूट्रस। और जिन बच्चों को ऐसी टर्मिनोलॉजी नहीं पता, वो बैठ के फिर इधर उधर देखते हैं, उनके लिए वो क्वेश्चन क्या हो जाता है? बेकार। तो अगर थोड़ी बहुत भी ऐसी अंडरस्टैंडिंग है तो हम बहुत सारी टर्मिनोलॉजी का कॉमन सेंस से जवाब निकाल सकते हैं। तो चलो अब तैयार हो जाओ। एक वर्ड आया कार्डाइटिस, मतलब हार्ट की इन्फ्लामेशन, उसमें भी और स्पेसिफिक कर देते हैं पेरिकार्डाइटिस, पेरिकार्डियल लेयर का इन्फ्लामेशन, मायोकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस। अब एक टर्म आ गई पेनकार्डाइटिस। हाँ, पेन का मतलब क्या था? यहां पर देखो, पेन का मतलब होल, इसमें तीनों लेयर आ गई, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और तो पेनकार्डाइटिस। ऐसे हेपेटाइटिस, लिवर का इन्फ्लामेशन। अब सोच समझ के बताना। ओटेल्जिया, ओटेल्जिया, दो टर्म ढूंढो, ओटो और एल्जिया, ढूंढो ना, सामने लिखी हुई है। ओटो का मतलब ईयर और एल्जिया मतलब, तो अगर किसी के कान में दर्द हो रहा है तो क्या बोलेंगे? ओटेल्जिया। ओटाइटिस, इन्फ्लेमेशन इन, तो अपन एक बात बोल सकते हैं, ओटाइटिस लीड्स टू ओटेल्जिया, बोल सकते हैं। अगर किसी के कान में इन्फ्लेमेशन होगी तो उसके कान में, समझ गया? कान में क्या होगा? अब बताओ। आर्थराइटिस, जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन, आर्थेल्जिया, जॉइंट में पेन, तो मैं बोल सकता हूं आर्थराइटिस लीड्स टू आर्थेल्जिया। अच्छा, ऐसे भी आ सकता है, जरूर नहीं आर्थेल्जिया वर्ड हो, हम ऐसे भी लिख सकते हैं डिसआर्थरिया। क्या? डिस का मतलब भी क्या है और आर्थ का मतलब क्या है? अगर किसी को जॉइंट में पेन हो रहा है तो मैं डिसआर्थरिया भी लिख सकता हूं और आर्थेल्जिया भी लिख सकता हूं, दोनों का मतलब एक ही होगा। अच्छा, ऐसे बताओ, कोलेसिस्टाइटिस, कोलेसिस्टाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर। कोलेसिस्ट का मतलब, कोलेसिस्ट का मतलब गॉल ब्लैडर, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन। अच्छा, एक और यहां पर मैं सफिक्स लिख रहा हूं, लिथ। क्या? लिथ या कैलक्यूलाई, इसका मतलब होता है स्टोन। क्या? LITH, लिथ या कैलक्यूलाई, स्टोन या स्टोनी पार्टिकल्स, स्टोनी पार्टिकल्स। अब बताओ, अब मैं एक वर्ड बोलता हूं, कोलेलिथियासिस, कोलेलिथियासिस, स्टोन इन गॉल ब्लैडर। कोलेसिस्ट का मतलब क्या है? गॉल ब्लैडर, और लिथ का मतलब क्या है? स्टोन। तो कोलेलिथियासिस मतलब, अब मैं बोल सकता हूं व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ कोलेलिथियासिस? कोलेसिस्टेक्टोमी। कि अगर किसी को गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया और वो बहुत ज्यादा पेनफुल होता है तो हम गॉल ब्लैडर को सर्जरी करके क्या कर देते हैं? रिमूव। तो कोलेलिथियासिस, हाँ और क्या? नहीं, यहां देखो ऐसा होता है, गॉल ब्लैडर के केस में पूरा गॉल ब्लैडर रिमूव करते हैं, क्योंकि गॉल ब्लैडर एक छोटी सी पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें से स्टोन को अलग करके निकाल पाना पॉसिबल नहीं है।
वो पाउच एक बार फट जाता है, उसके बाद फिर उसको रिपेयर करना क्या है, मुश्किल। इसलिए गॉल ब्लैडर के स्टोन में पूरे गॉल ब्लैडर को ही उड़ा देते हैं, समझ गए। हाँ, लेकिन किडनी के केस में ऐसा नहीं करते। पता पड़ा किडनी में स्टोन हो गई, किडनी हटा दी, वहां स्टोन हटाते हैं। किडनी बड़ा ऑर्गन है, अगर किडनी में स्टोन हो गई तो पूरी किडनी रिमूव, वहां पर केवल स्टोन हटाते हैं, ठीक है ना। उस सर्जरी का नाम अलग होता है। किडनी के स्टोन को क्या बोलते हैं, रीनल कैलकुलाई या नेफ्रोलिथ। क्या बोलते हैं, या तो रीनल कैलकुलाई बोल दो, क्योंकि कैलकुलाई का मतलब भी क्या है, स्टोन। रीनल का मतलब क्या है, किडनी। तो रीनल कैलकुलाई, या इसी का दूसरा नाम होता है नेफ्रोलिथ। क्या, क्योंकि नेफ्रो वर्ड भी किसके लिए आ रहा है, और लिथ मतलब स्टोन। तो रीनल कैलकुलाई या नेफ्रोलिथ, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इसमें किडनी रिमूव नहीं करेंगे, इसमें केवल स्टोन को निकालेंगे या तोड़ेंगे। तो उसके लिए वर्ड यूज होता है जो सर्जरी होती है किडनी के स्टोन की, लिथोटॉमी, लिथोट्रिप्सी। लिथोटॉमी और लिथोट्रिप्सी ये सर्जरी के नाम है। अब इसमें दोनों में लिथ वर्ड आ रहा है, और लिथोटॉमी या लिथोट्रिप्सी इसका मतलब होता है स्टोन को तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देना, फिर वो यूरिन के साथ बाहर निकल जाएंगे। तो लिथोट्रॉमी या लिथोट्रिप्सी। गॉल ब्लैडर के स्टोन में क्या किया था, पूरा ही गॉल ब्लैडर हटा दिया। किडनी के स्टोन में पूरी किडनी नहीं हटाएंगे, उसमें सर्जरी क्या करेंगे, लिथोटॉमी या लिथोट्रिप्सी। ये लिखने की चीजें नहीं है, ये जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग की चीजें हैं, क्योंकि ये चीजें तो सभी जानते हैं। आसपास सभी के घर में, आस पड़ोस में, रिश्तेदारों में गॉल ब्लैडर का स्टोन भी हुआ होगा, किडनी का स्टोन भी हुआ होगा, आसपास आस पड़ोस में, परिवार में कहीं ना कहीं हो रखा होगा, सबके सुना ही होगा ना। तो ये जनरल नॉलेज भी तो कोई चीज होती है, जरूरी है कि हम उसको किताब में ही पढ़ें। चलें आगे, और बताओगे। क्रिप्टोर्किडिज्म, क्रिप्टोर्किडिज्म, यस बिल्कुल सही बात। अनडिसेंडेड टेस्टिस, या अगर वर्ड मीनिंग निकालें तो क्रिप्टो का मतलब हिडन, और का ही मतलब टेस्टिस। देख लो ना बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्रिप्टो का मतलब क्या है, हिडन, और का ही मतलब टेस्टिस। तो हिडन टेस्टिस, इसका मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। एम्ब्रियोनिक लाइफ में जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम उस एम्ब्रियो में डेवलप होता है, तो टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही फॉर्म होते हैं। कहां फॉर्म होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। लेकिन जब वो बच्चा पैदा होता है, तो पैदा होने से जस्ट पहले वो टेस्टिस डिसेंट होकर एब्डोमेन के बाहर एक एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पाउच ऑफ स्किन में, यानी स्क्रोटल सैक में आ जाते हैं। तो जब पैदा होगा बच्चा, तो उसके टेस्टिस हम कहां एक्सपेक्ट करेंगे, स्क्रोटल सैक में। बाहर आ गए ना, स्किन के पाउच लाइक स्ट्रक्चर स्क्रोटल सैक में। कब आए बाहर, पैदा होने से जस्ट पहले। तो बने कहां थे, एब्डोमिनल कैविटी में। लेकिन कई बार एरर हो जाता है, कई बार क्या होता है कि बच्चा पैदा हो गया, लेकिन टेस्टिस का डिसेंट कंप्लीट नहीं हो पाया, टेस्टिस कंप्लीटली डिसेंट होकर स्क्रोटल सैक में नहीं पहुंचे, अंदर ही रह गए। तो अब ऐसी कंडीशन को क्या नाम देंगे, क्रिप्टोर्किडिज्म, या बोल भी सकते हो अनडिसेंडेड टेस्टिस। दोनों एक ही तो बात है, टेस्टिस डिसेंड नहीं हुए, स्क्रोटल सैक में नहीं आए, तो कहां छुपे हुए रह गए, एब्डोमिनल कैविटी में। तो या तो बोल दो हिडन टेस्टिस या अनडिसेंडेड टेस्टिस। अरे बोलो है। अब क्या करें, पहले बताओ टेस्टिस बाहर क्यों आता है डिसेंट होकर। इतना तो जानते हैं, टेम्परेचर। बॉडी के अंदर कोर टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, एंड दैट इज नॉट सुटेबल फॉर टेस्टिस, क्योंकि उस टेम्परेचर पर टेस्टिस की स्पर्म बनाने वाली सेल्स क्या हो जाती हैं, डैमेज, उनकी स्पर्म बनाने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। और साथ ही साथ हाई टेम्परेचर से एक्सपोज्ड अगर लंबे समय तक टेस्टिस रह गया, तो उसमें कैंसर होने का रिस्क भी बढ़ जाता है। तो अब जब बच्चा पैदा हुआ, तो अब जो उस टाइम डॉक्टर होता है वहां पर, एक तो वो डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट जो बच्चा पैदा करवा रही है, और उसी टाइम एक डॉक्टर और अवेलेबल रहता है, पीडियाट्रिशियन। कौन, बच्चों का डॉक्टर। तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है, उस बच्चे का असेसमेंट कौन करता है, पीडियाट्रिशियन, बच्चों का डॉक्टर। तो वो बच्चे के स्क्रोटल सैक चेक करता है बच्चे के पैदा होते ही, और क्या चेक करता है कि टेस्टिस डिसेंड होकर स्क्रोटल सैक में आए हैं या। अब अगर मान लो टेस्टिस डिसेंट होकर स्क्रोटल सैक में नहीं आए, बच्चा पैदा भी हो गया, आ जाने चाहिए थे टेस्टिस डिसेंट होकर, लेकिन अभी नहीं आए, तो डॉक्टर क्या बोलेगा इसको, क्रिप्टोर्किडिज्म। क्या बोलेगा, अब या तो कुछ समय तक वेट करेंगे, कुछ दिनों तक, कि अपने आप ही डिसेंट होकर बाहर आ जाएं,
लेकिन कुछ दिनों के वेट के बाद भी अगर टेस्टिस डिसेंट होकर बाहर नहीं आ रहे हैं तो हमें सर्जरी प्लान करनी पड़ेगी, और हमें सर्जरी के माध्यम से उन टेस्टिस को अंदर से निकालकर कहां लाकर एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, स्क्रोटल सैक। और इस सर्जरी का नाम होता है ऑर्कियोपैक्सी। क्या? ऑर्काई का मतलब क्या है? टेस्टिस, और पैक्सी का मतलब देखो सर्जिकल एस्टेब्लिशमेंट। ये हमने टेस्टिस को उसकी सही लोकेशन पर एस्टेब्लिश कर दिया बाय द हेल्प ऑफ सर्जरी। तो सर्जरी का नाम क्या हो गया? ऑर्कियोपैक्सी। अब कई बार क्या हो जाता है, चूक हो जाती है, चेक नहीं किया, मान लो बच्चा पैदा हो गया और उसके टेस्टिस अंदर ही पड़े एब्डोमिनल कैविटी में, चेक नहीं किया किसी डॉक्टर ने। गांवों में तो ऐसी हो जाती थी ना पहले डिलीवरी, अरे गांव में तो अनपढ़ महिलाएं डिलीवरी करवा देती थी ना, डॉक्टर कहां होते थे गांवों में। अब उस टाइम किसी ने ध्यान नहीं दिया, बस एक्सटर्नल जेनाइटेलिया देखे लड़का हुआ है, लड़का हुआ है, लड़का हुआ है, गांव में मिठाई बट गई, किसी ने देखा ही नहीं पूरा भी हुआ है कि नहीं हुआ। अरे कौन है कि स्क्रोटल सैक के अंदर टेस्टिस आए भी हैं या नहीं आए। अब निकल गए, इस टाइम को बहुत बात हो गई, बहुत साल निकल गए, 2-3 साल निकल गए, किसी का ध्यान ही नहीं गया इस बात पे। एक दिन मदर नहला रही थी बच्चे को, नहलाते नहलाते मदर के ऑब्जर्वेशन में आई चीज कि स्क्रोटल सैक तो एम्प्टी है, इसके अंदर इससे टेस्टिस है ही नहीं। अब घबराहट हुई, घबराहट तो होना लाजमी है क्योंकि वंश तो चलना है ना। अपने तो यहां पर हैं भी तो इतने राजा रजवाड़े कि उनके वंश से ही दुनिया चल रही है। खैर ह्यूमन साइकोलॉजी है, क्या है, कोई भी जीव हो वो अपने जैसा प्रोड्यूस करना चाहता है ना। तो टेंशन हुई, डॉक्टर के पास गए लेकर, डॉक्टर ने सोनोग्राफी वगैरह करी तो पता पड़ा टेस्टिस अंदर ही पड़े हैं एब्डोमिनल कैविटी में। कितने टाइम हो गए इस बात को पैदा हुए? 2-3 साल निकल चुके हैं। इसका मतलब 2-3 साल से वो टेस्टिस कहां पड़े हुए हैं? एब्डोमिनल कैविटी में, और हाई टेम्परेचर से क्या है? एक्सपोज्ड। अब ये टेस्टिस खराब हो चुके हैं, इनमें आगे चलकर स्पर्म नहीं बन सकता और इसमें कैंसर होने का रिस्क भी। तो डॉक्टर ने क्या किया? सर्जरी करी, लेकिन सर्जरी ऑर्कियोपैक्सी नहीं करी, ऑर्किएक्टोमी करी। क्या करी? उसने परमानेंटली उसकी बॉडी से सर्जरी करके टेस्टिस को क्या कर दिया? रिमूव। ऐसा क्यों? हाँ, क्योंकि इतने टाइम तक वो अंदर पड़े रहे तो क्या हो गया? उसमें कैंसर होने का रिस्क। तो अब उसने ऑर्कियोपैक्सी नहीं करी, क्या करी? ऑर्किएक्टोमी। अब ये चीजें कहां काम आएंगी? ये जो टर्मिनोलॉजी सिखा रहा हूं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ोगे ये सारी बातें आएंगी ना वहां पर, क्रिप्टोर्किडिज्म, अनडिसेंडेड टेस्टिस, ऑर्कियोपैक्सी, ऑर्किएक्टोमी, क्यों करते हैं सर्जरी, हाँ, ट्यूबेक्टोमी, साल्पिंजेक्टोमी, ऐसी टर्मिनोलॉजी कहां पर आएंगी? ह्यूमन रिप्रोडक्टिव। हिस्टेरेक्टोमी टर्म किससे आई थी? ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम आई थी, तो पता होनी चाहिए। कर लेंगे पता। चलो और बताओ कुछ। मिगेली का मतलब क्या है? एनलार्जमेंट। अगर मैं एक टर्म यूज करता हूं हेपेटोमेगेली, मतलब सोचो सोचो, लिवर का एनलार्जमेंट। अब ये हेपेटोमेगेली कब होती है? जब लिवर पे कोई सूजन आ जाए, इन्फ्लामेशन आ जाए, या फैटी लिवर हो जाए। लिवर पे इन्फ्लामेशन कब आती है? हेपेटाइटिस। लिवर फैटी कब होता है? एल्कोहलिक, याद है ना, एल्कोहल की वजह से लिवर पे बहुत ज्यादा क्या जमा हो जाता है? फैट, फैटी लिवर। तो फैटी लिवर के केस में भी, हेपेटाइटिस के केस में भी लिवर का साइज बढ़ जाता है। इसी को क्या कहते हैं? हेपेटोमेगैली। ऐसे में वर्ड यूज करता हूं स्प्लीनोमेगैली। हाँ, स्प्लीन का साइज बढ़ जाना, स्प्लीन का एनलार्जमेंट हो जाना। कब हो सकता है स्प्लीन का एनलार्जमेंट? जब आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा होगा। जैसे कौन कौन सी बीमारियों में? सिकल सेल एनीमिया, थैलेसेमिया, बताया था जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं किसके? आरबीसी के, हीमोग्लोबिन के, जिसमें डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन बनने से आरबीसी क्या बनती है? डिफेक्टिव। और ऐसे डिफेक्टिव आरबीसी को कौन डिस्ट्रॉय करता है? स्प्लीन। तो स्प्लीन का काम बढ़ गया कि नहीं? स्प्लीन का साइज बढ़ जाएगा कि नहीं? और कौन सी डिजीज है जिसमें आरबीसी का एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन हो रहा था? मलेरिया। तो मलेरिया में भी क्या होगी? स्प्लीनोमेगैली। हेपेटाइटिस, सॉरी क्या था वो, सिकल सेल एनीमिया और थैलेसेमिया में भी क्या होगी? स्प्लीनोमेगैली। तो मेगैली का मतलब समझ में आ गया। ऐसे एक वर्ड यूज होता है कार्डियोमेगैली, हार्ट का एनलार्जमेंट। अब कार्डियोमेगैली में दोनों बातें हैं। कार्डियोमेगैली अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। अगर फाइब्रस टिश्यू के डिपोजिशन से, फाइब्रस टिश्यू के
डिपोजिशन से कार्डियोमेगेली हो रही है तो बेकार है, लेकिन कार्डियक मसल ज्यादा थिक होने की वजह से कार्डियोमेगेली हो रही है तो अच्छी। ये बातें उसमें सीखेंगे, किसमें? बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में, जब क्या सिखाएंगे? हार्ट वाला चैप्टर। लेकिन आपको टर्म तो पता होनी चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्डियोमेगेली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेपेटोमेगेली, स्प्लीनोमेगेली? क्लाइटोरिस जानते हो? क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस फीमेल का एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होता है। तो अब एक टर्म आती है क्लाइटेरोमेगेली। फीमेल की क्लाइटोरिस मेल के कौन से सेक्स ऑर्गन के होमोलोगस होती है? पेनिस के। किसके? पेनिस का डेवलपमेंट कौन से हार्मोन से होता है? टेस्टोस्टेरोन। फीमेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बहुत कम, ना के बराबर होता है। लेकिन अगर फीमेल में कोई एंडोक्राइन डिसऑर्डर हो जाए, क्या हो जाए? और फीमेल की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन का क्या हो जाए? हाइपर सिक्रीशन, तो उस वजह से उस फीमेल के अंदर बहुत सारे मेल लाइक कैरेक्टर डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। उसमें बियर्ड और मुस्टैकिस डेवलप हो जाती है, जैसे बोलते हैं हिरसोटिज्म। उसकी स्किन मेल की जैसी रफ एंड टफ हो जाती है, उसकी वॉइस मेल के जैसी हो जाती है, उसमें मस्कुलरिटी बढ़ जाती है, उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल डिसऑर्डर हो जाते हैं, और साथ ही साथ एंड्रोजन की वजह से उसकी क्लाइटोरिस क्या हो जाती है? एनलार्ज्ड, और उसको क्या बोलते हैं? क्लाइटेरोमेगेली। अगर आपको ये जनरल टर्म्स पता है तो आपके लिए, जनरल कॉन्सेप्ट, जनरल टर्म्स पता है तो आपके लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। भाई आपको पहली बात तो देखो क्या क्या पता है। पहली बात तो क्लाइटेरोमेगेली का मतलब पता होना चाहिए, तो ये पता चल गया। क्लाइटेरोमेगेली मतलब एनलार्जमेंट ऑफ क्लाइटोरिस। फिर दूसरी बात पता होनी चाहिए कि फीमेल की जो क्लाइटोरिस है, फीमेल का एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का पार्ट है, और ये मेल के कौन से एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के होमोलोगस है? होमोलोगस मतलब सेम ओरिजिन, तो पेनिस के। अब हम जानते हैं मेल में पेनिस इतना एनलार्ज्ड और डेवलप्ड क्यों है? ड्यू टू टेस्टोस्टेरोन, ड्यू टू एंड्रोजन। फीमेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन की मात्रा बहुत कम, ना के बराबर होती है। लेकिन अब कोई ऐसा एंडोक्राइन डिसऑर्डर हो गया जिसमें फीमेल में एंड्रोजन की मात्रा बढ़ गई, तो उस एंड्रोजन की वजह से उस फीमेल के अंदर मेल लाइक कैरेक्टर डेवलप हो जाएंगे, साथ ही साथ उसकी क्लाइटोरिस एनलार्ज हो जाएगी क्योंकि पेनिस के होमोलोगस है, और उसी को क्या बोलेंगे? क्लाइटेरोमेगेली। तो अब इस एक पॉइंट से कितने सारे कॉन्सेप्ट इंटरलिंक होते हैं। क्लाइटोरिस और पेनिस होमोलोगस है, यह भी पता होना चाहिए। मेल में पेनिस डेवलप क्यों होता है, यह भी पता होना चाहिए। फीमेल में क्लाइटोरिस जो पेनिस का होमोलोगस है वो कब ज्यादा डेवलप्ड हो सकती है, साइज में बड़ी हो सकती है, यह भी पता होना चाहिए। जब उसमें किसी एबनॉर्मलिटी यानी एंडोक्राइन डिसऑर्डर की वजह से कौन बढ़ जाए? टेस्टोस्टेरोन। तो आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग एक दिन ऐसे बन जाए। अभी तो मैं बता रहा हूं, ये ना मैं थोड़े थोड़े हिंट दे रहा हूं। कुछ समय बाद जब हम बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ लेंगे, ये जो अंडरस्टैंडिंग जो मैं आपको समझा रहा हूं ये आपकी खुद की बन जाएगी। आप ही कॉमन सेंस और अपना दिमाग लगा के कॉन्सेप्चुअल अप्रोच करके चीजों का मतलब निकालना शुरू कर देंगे विदाउट एनी स्ट्रगल। तो उस लेवल पे पहुंचना चाहते हो कि आपका स्ट्रगल कम हो जाए एक दिन आकर, और हर चीज पानी की तरह बहना शुरू हो जाए, है ना? कितना अच्छा स्टेट होगा वो। जैसे आप जानते हैं ना, कई लोग मेडिटेशन करते हैं। अरे मेडिटेशन, वही योगी बाबा ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, मेडिटेशन करते हैं, साधना, बैठे रहते हैं यूं आंख बंद करके एक मुद्रा में। वो बहुत खतरनाक एक्सटेसी में होते हैं, परमानंद में। लेकिन वो वहां पर ऐसे नहीं पहुंच गए। आप बैठ जाओ आंख बंद करके, आपका दिमाग पता नहीं किस किस डायरेक्शन में भागेगा, कितने विचार आएंगे दिमाग में। मेडिटेशन करके बताओ मेरे को। चेतना शून्य होना पड़ता है, दिमाग में कोई विचार नहीं आ रहा उस समय। कितनी प्रैक्टिस से वो मेडिटेशन डेवलप होता होगा। लेकिन जब वो एक बार डेवलप हो जाता है, आप अपने विचारों पे कंट्रोल करना सीख जाते हैं। उस मेडिटेशन के बाद जब आपको परमानंद आने लगता है, आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं इस दुनिया से। तो वही वाली बात यहां पर है। ऐसा नहीं है कि मेडिटेशन पहले दिन करने बैठ जाओगे हो जाएगा। बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत स्ट्रगल होगा, दिमाग इधर उधर भागेगा, उसे रोकना पड़ेगा। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, धीरे धीरे मेडिटेशन की ड्यूरेशन बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके एक दिन ऐसा आएगा परम आनंद। ठीक उसी तरह से यहां पढ़ाई में है कि जब आप धीरे धीरे स्ट्रगल करके कॉन्सेप्चुअल अप्रोच बढ़ाओगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हर चीजें उंगलियों पे नाचना शुरू हो जाएंगी। कोई चीज बड़ी नहीं लगेगी, कोई खतरनाक नहीं लगेगी, सब चीजें ऐसा लगेगा कि इसका मतलब तो मैं जानता हूं। कॉमन सेंस इतना डेवलप हो जाएगा कि आप चीजों को आइडिया से ठीक कर दोगे। कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो अचानक ऐसे आते हैं जो कभी देखे भी नहीं है।
बिल्कुल ही एब्रप्ट। कई बच्चे घबरा जाते हैं देखते ही। और जिन बच्चों की थोड़ी सी भी बेसिक कंसेप्चुअल अप्रोच अच्छी होती है, वो उस क्वेश्चन को फिर से पढ़ता है, यार ये देखा हुआ तो नहीं है लेकिन हाँ किसी बात, तो उनमें से ही कुछ वर्ड के मीनिंग निकालता है, फिर ऑप्शंस देखता है कि ये तो इससे रिलेटेड हो ही नहीं सकता है। अब जैसे कोई ये तो टर्मिनोलॉजी आपने पढ़ ली, एक बिल्कुल ही उटपटांग टर्म आ गई, एक अजीब सा वर्ड है और उसके आगे लिखा हुआ है आइटिस। आप नहीं जानते कि वो क्या वर्ड है, वो कौन सी टिश्यू है, बस लास्ट में एक चीज पकड़ में आ रही है क्या, कि उस वर्ड के लास्ट में क्या लिखा हुआ है, आइटिस। अब वो टर्मिनोलॉजी आपके लिए बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपने फिर ऑप्शंस पढ़े, क्या पढ़े, ऑप्शन में एक में लिखा हुआ था कि इट इज द सर्जरी ऑफ फलाना, इट इज द रिपेयर ऑफ फलाना, इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ फलाना, इट इज अ टाइप ऑफ फीवर। हाँ, वो टर्मिनोलॉजी भी आपने जीवन में नहीं देखी थी, वो ऑप्शंस भी बड़े ऊटपटांग थे, लेकिन आपने थोड़ा सा संयम रखा और थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई किया ऑप्शंस पढ़ के, तो आपको पकड़ में आ गया कि यार आइटिस लिखा हुआ है तो डेफिनेटली ये कोई इन्फ्लेमेशन वाला ऑप्शन ही जाएगा, और 99.99% चांस है कि वो आपका आंसर सही होगा। तो कई बार ऐसा भी होता है, आपको संयम रखना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, हिम्मत, कॉन्फिडेंस सब रखना पड़ेगा, और वो कब आएगा अब चीजें थोड़ा एक्सप्लोर करके सीख कर पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे ऐसे ही। तो आज तो इंट्रोडक्शन था, अगली क्लास से हम प्रॉपर स्टार्ट करेंगे एनिमल टिश्यू।